नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, विज्ञान की चर्चा जब भी होती है तो उसमें हम भौतिक विज्ञान के बाद जो अगली चीज देखते हैं वो है रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को हमने पूरा कंप्लीट किया था, परिभाषा से हमने शुरू किया था और इसकी जितनी भी संभव शाखाएं हो सकती थी जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थी उन्हें हमने कवर किया। अभी रसायन विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ सकते हैं और किन चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है ये देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए तो रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। रसायन विज्ञान क्या है? ये अणु और उनके रूपांतरण की पूरी विद्या है और यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, मतलब 100 से ज़्यादा तत्व हैं। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट काउंट करके नहीं बताया गया है। आवर्त सारणी में निरंतर नए तत्व जुड़ते आए हैं तो इसकी जो साइज है, इसके अंदर जो तत्वों की संख्या है उसमें परिवर्तन होता रहता है, बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। मतलब जो तत्व है सिर्फ वहीं तक बात सीमित नहीं हो जाती है, तत्वों का आपस में संयोजन होता है, उनके अणुओं का आपस में संयोजन होता है, बंधों का निर्माण होता है, फिर बनते हैं नए रासायनिक पदार्थ। और ये जो है ये यौगिक भी हो सकते हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है। रसायन का जो विकास है ये 1300 से लेकर 1600 ईस्वी की जो बात है उसमें कीमिया यानी जो एल्कीमी कही जाती है या औषध रसायन के रूप में हुआ। मतलब औषधियों के इस्तेमाल में जब रसायन विज्ञान का हम प्रयोग देखते हैं तो वो शुरुआती चीज़ है। औषधियाँ बनाना और तरह तरह के लेप तैयार करना या मिश्रणों का निर्माण करना, ये रसायन विज्ञान में शुरुआती चीज़ है। वहीं से आरंभ होता है केमिस्ट्री का। और आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्कीमी परंपराओं के पश्चात आकार लिया और यूरोप में अरबों के द्वारा इसको लाया गया था। तो ये सारी बातें हैं। और मिस्र में रसायन की जो परंपरा है वो काफ़ी उन्नत है, आप जानते ही। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे द्रव्य के सामान्य गुणों की। अब ये अगर आप देखें तो द्रव्य जो चीज़ है यानी पदार्थ, जिसे कि आप मैटर कहते हैं, उसकी परिभाषा हम भौतिक विज्ञान में ही देखते हैं। द्रव्यमान पर ही आधारित सारी चीज़ें होती हैं। द्रव्य और ऊर्जा यानी पदार्थ और ऊर्जा, यही दो चीज़ें हैं जिससे कि भौतिकी की या पूरे विज्ञान की ही शुरुआत होती है, पूरी सृष्टि का आरंभ होता है। अब ये जो पदार्थ है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और ये कैसे काम करता है, कैसे इसका व्यवहार होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे कहा जाता है द्रव्य। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव, ये सब क्या है? द्रव्य से ही बने हुए हैं। सब में पदार्थों का ही संयोजन है। और आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है, ये स्थान घेरते हैं। मतलब जो चीज़ जिसके अंदर द्रव्यमान है, जो कि एक स्थिर वस्तु है, ठीक, जिसके अंदर द्रव्यमान है और वह स्थान घेरती है, तो उसको हम कहेंगे द्रव्य। अब द्रव्य की कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं, ये प्रचलित है, आप भी जानते हैं। ठोस, द्रव और गैस, ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं। अब ये ठोस, द्रव, गैस हैं क्या, इन्हें भी देख लेते हैं। तो ठोसों में जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं। कणों का जो घनत्व है, उनकी सघनता है, वो काफ़ी अधिक होती है और ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से सटा सटा कर रखे हुए होते हैं, अरेंज किए हुए होते हैं। और इसी कारण ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। जब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी यानी घनत्व बहुत अधिक रहेगा तो इन्हें हिलने का स्थान नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा गतिमान नहीं होंगे। और द्रवों में कण पास पास होते हैं लेकिन फिर भी ये गति कर सकते हैं। और द्रवों में कण अपेक्षाकृत, ठोसों की अपेक्षाकृत पास पास उतने नहीं होते हैं, उतनी सघनता नहीं रह जाती है जितनी कि ठोसों में होती। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें दूरी ज़्यादा होती है। देखिए, जो ठोस और द्रव में विशेष अंतर है वो ये है कि कण जो है वो गतिमान है अथवा नहीं, कणों का मूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो ठोसों में ये नहीं के बराबर होता है और जो द्रव है उनके अंदर ये चलता रहता है। अब यहाँ जो गैसों की बात हो रही है तो गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं और ये आसानी से बहुत तेजी से गति कर सकते हैं, तो इनका जो घनत्व है वो अत्यंत न्यून होता है। अब देखिए, यहाँ ठोस, द्रव और गैस की वैसी परिभाषा दी हुई है जो कि किताबी है। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल काफ़ी प्रबल होता है और ये साम्यावस्था में अगर साम्यावस्था की बात करें यानी इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उसकी बात करें तो उसमें इसके जो अणु है वो स्थिर होते हैं, उनमें स्थिरता पाई जाती है, एक विशेष कंडीशन दे दी जाती है। और अंतराण्विक जो बल है वो काफ़ी प्रबल होता है, यानी अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत होता है। द्रव की अगर चर्चा करें तो अंतराण्विक बल जो है वो ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है। और ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी आकृति परिवर्तनशील होती है। आमतौर पे इनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि जिस पात्र में भर दिए जाएं उसका आकार धारण कर सकते हैं। तो घनत्व तो है लेकिन वैसा नहीं है और अंतराण्विक बल भी वैसा प्रबल नहीं है जैसा कि ठोसों में होता है, इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं।
गैसों की अगर चर्चा करते हैं तो गैसों में अंतराण्विक बल नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अब ये गैस की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, हालांकि एक सामान्य स्थिति में देखते हैं तो अंतराण्विक बल जो है वो बहुत कम होता है और इसका आकार और आयतन आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्य के 3 रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। अब किस प्रकार से है देखिए, तो ठोस में पाया जाता है प्रत्यास्थता का गुण। हर पदार्थ की अवस्था का, देखिए पदार्थ एक ही है, पदार्थ को हम एक परिभाषा में देखते हैं, पदार्थ की वैरायटी ढेर सारी है लेकिन पदार्थ की परिभाषा एक है और उसके 3 प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं। तो तीनों प्रकारों की अपनी विशेषताएं हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं। जैसे कि आपने देखा कि द्रव के अंदर अंतराण्विक बल जो है वो ठोस की तुलना में कम था, तो ये उसकी कमजोरी थी, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे ठोसों के अंदर जो विशेषता पाई जाती है वो होती है प्रत्यास्थता। ये सब क्या होते हैं ये चर्चा हम करेंगे। द्रव में पाया जाता है दाब, इसके अलावा पृष्ठ तनाव होता है, श्यानता होती है द्रव के अंदर, केशिकात्व की घटना होती है, प्लवन का सिद्धांत यहाँ काम करता है, प्लवन का जो प्रोसेस है वो द्रव के अंदर ही संभव है। और गैसों में होता है वायुमंडलीय दाब, श्यानता गैसों के अंदर भी होती है, विस्कोसिटी जो है वो गैसों के अंदर भी पाई जाती है और ठोसों के अंदर भी पाई जाती है। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को, तो यहाँ तो चर्चा ही नहीं हुई कि ये सब होते क्या हैं। देखिए प्रत्यास्थता वो गुण होता है जिसमें कि आप ठोस की अवस्था का परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था में ही वापस लौट आने का पूरा प्रयास करता है। आप यहाँ जो बल और प्रतिबल का सिद्धांत है उसके आधार पे अगर आप किसी ठोस पर दबाव डालते हैं तो वो विपरीत दिशा में आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और वो अपनी मूल अवस्था में रहने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आदर्श ठोस टुकड़ा नहीं है, आदर्श दृढ़ पिंड नहीं है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ मात्रा में विकृति आ ही जाती है। वो नहीं के बराबर ही हो लेकिन आदर्श अवस्था अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ न कुछ मात्रा में विकृति आएगी। तो ये प्रत्यास्थता जो है ये ठोसों का गुण है। और बाकी आप देखते हैं कि दाब और पृष्ठ तनाव इस तरह की घटनाएं द्रवों में होती है। श्यानता क्या होती है, तो इसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं गाढ़ापन। और श्यानता किसी भी द्रव के बहने का विरोध करती है, उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करती है। कोई द्रव जितना ज़्यादा श्यानता से युक्त होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो कम रफ्तार में बहेगा, उसको बहने में उतनी ही समस्या होगी, यानी वो गाढ़ा द्रव होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखें शहद और पानी, पानी की श्यानता काफ़ी कम होती है, वो आराम से जहाँ आप उसको फैला दीजिए ढाल देखकर बह जाता है, जिधर स्लोप होता है उधर उसका प्रवाह हो जाता है। लेकिन शहद है उसे आप जमीन पर डाल दीजिए, कुछ दूर तक तो बहेगा, उसके बाद जम जाएगा। तो ये विस्कोसिटी ही है जो कि उसे बहने से रोक रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लवन का मतलब तैरना होता है, तो ये तैरने का सिद्धांत है, इसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी है। फिलहाल आप देखें इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को, भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, मतलब किसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और किसमें एक बार बदलाव हो जाए तो फिर उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि आकार, आमाप, साइज, रंग, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जो अवस्था का परिवर्तन है वो होता है, लेकिन सामान्यतः ये उत्क्रमणीय होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये रिवर्सिबल होते हैं, इनको वापस लौटाया जा सकता है। मतलब जिस अवस्था से परिवर्तित करके हमने दूसरा बनाया था तो वापस मूल अवस्था में इसको लाया जा सकता है। मतलब यह है कि अभिक्रिया, वही चीज़ समझाई गई है, अभिक्रिया की दशाओं को बदलकर, अभिक्रिया की दशा अगर हम बदल दें तो पुनः मूल पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है, बस अवस्था बदल जाती है और जैसे ही आप रिवर्स करेंगे प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को, वैसे ही वो मूल अवस्था में लौट आएगा। तो नया तो कुछ बना नहीं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कोई भी नई चीज़ बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जैसे उदाहरण के तौर पर पानी का वाष्पीकरण। पानी को आपने इतना उबाला कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ जाकर पानी खौलने लगा और भाप बनकर उड़ना शुरू हो गया, मतलब उसके वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो पानी जो है वो द्रव है और उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाल दिया और उसके बाद जब गर्म करते रहे तो वो भाप बनकर लगातार उड़ता रहा। तो जलवाष्प जो है वो गैस अवस्था में उसका परिवर्तन है। अब जलवाष्प को आप ठंडा कर दीजिए, संघनित कर दीजिए, तो वो वापस पानी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ आप थोड़ा सा अगर रिवर्स कर दें जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें या प्रोसेस है उसे, तो वापस मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई नई चीज़ तो बनी नहीं, पानी से भाप बनी, भाप से पानी बन गया, तो कोई नया पदार्थ इसमें बनने से रहा। तो ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। वैसे ही बर्फ का पिघलना है, बर्फ पिघल गई फिर जमा दीजिए, फिर बर्फ बन जाएगी, है ना। पानी का उबलना, ठंडा कर दीजिए, फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। बादलों का बनना भी वही चीज़ है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, फिर वर्षा का पानी जो है वाष्पीकृत होता है, फिर बादल बन जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं बनता। स्प्रिंग को खींचना, हालांकि अब देखिए स्प्रिंग को खींचने में ऐसा नहीं होता है कि स्प्रिंग एकदम से अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। जब आप उसे खींचते हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में, भले ही वो नगण्य ही क्यों न हो, कुछ न कुछ मात्रा में विकृति वहाँ पर उत्पन्न होती है, यानी थोड़ा सा उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो हम ये देखते हैं कि स्प्रिंग हम खींच रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, फिर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जा रहा है। तो ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और प्रक्रिया को रिवर्स किया जा सकता है। तो ये सब फिजिकल चेंज में आता है, यानी भौतिक परिवर्तन में आता है। आपने उसकी भौतिक दशा को बदला, उसके अणुओं की संरचना पर आपने कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला।
अब इसके बाद आप देखें, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के जो विशिष्ट गुण हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। विशिष्ट गुण बदल जाएंगे तब तो नया बन ही जाएगा, लेकिन विशिष्ट गुण बदलते नहीं। और पदार्थ की रासायनिक, मतलब विशिष्ट गुण से तात्पर्य रासायनिक प्रवृत्ति से होता है, तो पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति असल में परिवर्तित नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है, इसका कहने का मतलब ये। अब एक चीज और है, यहाँ देख रहे हैं आप कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि इन्हें वापस लौटाया जा सकता है। प्रक्रिया केवल तभी तक होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण मौजूद रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पानी को आप खौला रहे हैं और वो भाप बनकर उड़ रहा है, नीचे से आप उसे गर्म कर रहे हैं, है ना, तो ये प्रक्रिया को चलाने की विधि है। आप गर्म करना छोड़ दीजिए, पानी अपनी जस की तस स्थिति में लौट आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया का कारण जब तक है तब तक ये परिवर्तन होते हैं, अदरवाइज ये वहीं पर थम जाते हैं। यहाँ जो प्रक्रिया है वो उत्क्रमित हो जाती है। थमने का मतलब यह है कि वहीं पर सब कुछ रुकता नहीं है, ये उत्क्रमित हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तनों के कुछ जो सामान्य उदाहरण है उसमें बर्फ का गलन है, यानी पानी बनना, बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। जल का हिमीकरण है, यानी बर्फ को आप जमा रहे हैं, मतलब पानी को जमा रहे हैं और बर्फ बन रही है। जल का क्वथन है, यानी पानी को आप उबाल रहे हैं। भाप का संघनन, द्रवण इत्यादि हो रहा है। विलयन का बनाना, विद्युत बल्ब का चमकना और कांच के गिलास का टूटना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि आप यहाँ एक क्रम से देख रहे हैं, और ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। तो ये तो हमने चर्चा की। अभी रासायनिक परिवर्तन को देख लेते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक, ध्यान से देखिएगा, पिछले वाले में नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक संरचना प्रभावित होती है। और जब रासायनिक संरचना प्रभावित होगी तो आणविक संबंध या आणविक संरचना, जो बंधों का निर्माण हुआ है, उन सब पर प्रभाव पड़ेगा और नया पदार्थ यहाँ बनने की पूरी संभावना होती है। और चूंकि कोई नई चीज बन जाती है तो उसके बाद उसे रिवर्स करना संभव नहीं होता है। वही बात यहाँ आपको बताई गई कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, अर्थात मूल पदार्थ का जो आंतरिक आणविक संगठन है, आंतरिक जो उसकी अणुओं की संरचना है, अणुओं का स्ट्रक्चर है, उसमें विकार आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, और ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। नए पदार्थों को प्रायः मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। प्रायः शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया क्योंकि संभावनाएं हर जगह होती हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कि रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिसमें कि आप देखते हैं कि एक बार अगर बदलाव आ गया तो उसे मूल अवस्था में नहीं लौटाया जा सकता है। मतलब यह है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जो है वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि मैग्नीशियम, रिबन, कोयला, लकड़ी, पत्तियों इत्यादि को अगर आप फूंक दीजिए यानी जला दीजिए तो ये रासायनिक परिवर्तन है। आपने जला दिया, वापस आप पत्ती या जो पदार्थ आपने जलाया था वो प्राप्त थोड़ी ही कर सकते हैं। राख में से आप क्या प्राप्त करेंगे, जला देंगे तो बचेगी राख और बाकी जो है वो गैस के रूप में उड़ जाएगा, कुछ हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो जाएगा, है ना। लेकिन जो द्रव्यमान आपने वहां पर प्रज्वलित किया वो द्रव्यमान आपको पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, वो चीज़ आपको फिर से नहीं मिल सकती। फलों का पकना भी यही है, मतलब रासायनिक परिवर्तन ही है। उनकी जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो फलों की जो आणविक संरचना है वो बदल जाती है। फिर से आप पके हुए फल को कच्चा नहीं बना सकते। जो कच्चा फल होता है उसको पकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रकृति अपने तरीके से पकाती है और मनुष्य जो है वो उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाता है, तरह तरह के रसायनों का इस्तेमाल करके। लेकिन कोई भी इंसान या प्रकृति खुद भी जो पका हुआ फल है उसको वापस कच्चा नहीं बना सकती। पकने के बाद अगर कोई खाता नहीं है तो वो सड़ेगा या सूखेगा, और सूखेगा तो फिर उसका जो बीज है वो धरती पर पहुंचेगा और नया पेड़ जन्म लेगा वहां से। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें वो सूर्य का प्रकाश अपने अंदर अवशोषित करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि उनकी जो रासायनिक प्रक्रिया है वो शुरू होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का वहां पे ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि वो जो रासायनिक ऊर्जा वो अपने अंदर संचित किए हुए हैं वो वापस सोलर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको भी उल्टा नहीं जा सकता। तो ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है तो वापस उस प्रकाश को हम सूर्य को लौटा नहीं सकते। जितना ईंधन सूर्य का इस्तेमाल हो गया नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। नाभिकीय संलयन और सूर्य के अंदर क्या होता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो जस्ट इसके पीछे वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, या आप पूरा कंप्लीट पापा वीडियो अगर देख रहे हैं, पार्ट वाइज नहीं देख रहे हैं, तो उसमें आप पीछे वाली जो कड़ी है, पीछे कुछ मिनट आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा, उसमें नाभिकीय संलयन को समझाया गया है। तो कुल मिलाकर सूर्य से जो प्रकाश हमको प्राप्त हो रहा है, जो सौर विकिरण प्राप्त हो रहा है, उसको हम वापस सूर्य को नहीं लौटा सकते, है ना। लोहे में जंग लग गया, अब लोहा जो है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो आयरन ऑक्साइड वहां बनने लगा, जंग लगा, लोहे का क्षरण शुरू हो गया। तो जितना लोहा जंग लग चुका है, मतलब जितने से ऑक्साइड तैयार हो चुका है, उसको आप वापस लोहे में नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार से दही का जमना है, तो दही का जमना आप दूध में जामन डाल दीजिए, यानी जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो दूध को करा दीजिए, बैक्टीरिया अपना काम कर लेंगे, दही जम जाएगी। अब जो जमी हुई दही है उसको आप वापस दूध में नहीं बदल सकते क्योंकि उसकी रासायनिक संरचना बदल चुकी है।
ठीक है, तो जीवाणु अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वहाँ रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ गया। और कैसा परिवर्तन आया? ये रासायनिक परिवर्तन है। चूंकि रासायनिक संरचना बदल रही है तो ये रासायनिक परिवर्तन है और इसे आप लौटा नहीं सकते। ऐसे ही जल का विद्युत अपघटन है, उसमें भी आप रिवर्स नहीं कर सकते। ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रियाओं को भी आप वापस लौटा नहीं सकते। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के कुछ बढ़िया उदाहरण हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है, चूंकि इसे आप वापस नहीं लौटा सकते हैं, मूल अवस्था में पदार्थ को नहीं ले जा सकते हैं। तो जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है और ये प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कागज का जलना है, ये स्थायी परिवर्तन है, इसे आप उत्क्रमित नहीं कर सकते। कारण ये है कि कागज के जो दहन उत्पाद हैं उनको संयोग करके हम एक मूल कागज नहीं बना सकते हैं। तो वही चीज समझाई गई है जो आपको बताई। माचिस की तीली से कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो बिल्कुल ही नए पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, धुआं है, राख है, ये सब पैदा होते हैं। तो ये सब आपने देख लिया। हालांकि रेडियो एक्टिविटी को हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, मतलब भौतिक विज्ञान के संदर्भ में भी देखा है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पर हम देखेंगे रसायन विज्ञान की निगाह से। केमिस्ट्री की निगाह से रेडियो एक्टिविटी कैसी दिखाई देती है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब इसको समझने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पदार्थ और ऊर्जा तो बहुत लंबे समय से ब्रह्मांड में विद्यमान है और धरती का निर्माण हमारे निर्माण से बहुत समय पहले हो चुका है। ठीक है, हम तो बहुत बाद की कड़ी हैं, हमसे पहले बहुत सारे जीव भी बन चुके हैं और बिगड़ चुके हैं। लेकिन ये जो आणविक संरचना है, इसको समझने का प्रयास कब से हमने शुरू किया? तो वो बताया गया कि भारतीय और यूनानी दोनों ही जो दार्शनिक थे उनके द्वारा बहुत पहले, यानी 400 ईसा पूर्व की बात है, अणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। परमाणुओं के अस्तित्व को, न सिर्फ अणु बल्कि उससे भी छोटा जो कण है परमाणु, उसके अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। उनका विचार ये था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक हिस्से होते हैं। ये क्या है? पदार्थ की मूल संरचना को बनाने वाले हिस्से हैं। और इसके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। और परमाणु शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें कि एडमियो का मतलब होता है न काटे जाने वाला, यानी अनकटेबल, या उसी को आप कह सकते हैं अविभाज्य। मतलब ऐसा कण जिसे कि काटा नहीं जा सकता है, जिसे कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिवाइजिबल नहीं होता है। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित था। दार्शनिक लोग जो है वो कोई वैज्ञानिक नहीं होते थे। हालांकि पहले के समय में यही जो दार्शनिक थे, यही वैज्ञानिक वाला भी रोल प्ले करते थे। बाद में प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले लोगों का एक अलग समूह विकसित होता है और वो कहलाते हैं वैज्ञानिक। तो ये प्रयोग द्वारा सिद्ध करने की परंपरा ये न्यूटन के जमाने से ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे पहले ज़्यादातर दार्शनिक ही हुआ करते थे। तो दार्शनिकों का काम ये था कि वो सड़क पर ऐसे टहलते रहते थे, उनके पीछे शिष्यों की टोली होती थी, सुकरात के जैसे। और ये जो दार्शनिक थे ये अच्छी अच्छी बातें बताते थे, ये अपना तत्व चिंतन में लीन रहते थे और जो विचार इनके मन में आता था वो अपने शिष्यों को बताते थे। अब उसको कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता था, मतलब ये अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाते थे मोटे तौर पे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रायोगिक परीक्षण संभव नहीं था। बहुत समय तक ये विचार केवल प्रमाण के बिना ऐसे ही चलता रहा, मतलब वो कहते रहे, लोग मानते रहे। दैनिक जीवन में लोग महसूस करते थे और इसीलिए मानते थे। तो 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर फिर से बल देना शुरू किया। वैज्ञानिकों का मतलब यहाँ पे प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले लोगों के समूह से है। तो उन्होंने इस बात पर बल देना शुरू किया और कहा कि हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं वो बात एकदम से निराधार नहीं है, सिर्फ हवा नहीं है, वो उसमें जो कहा गया है वो चीज़ सत्य है और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने की कोशिश यहाँ से शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये कि अब 1808 की बात करें तो जॉन डाल्टन, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे असल में, इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक आधार पर। और उनका सिद्धांत डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जो कि 1808 में दिया जाता है। और परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम, गुणित अनुपात के नियम, इस तरह की जो जितनी भी चीजें हैं उनकी सफलतापूर्वक व्याख्या भी की गई थी। मतलब ये नियम एक व्यापक दायरे को कवर करने वाला था, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे नियमों को ये संतुष्ट करता था, लेकिन यह कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में विफल रहता है। बाद में जब नए नए प्रयोग होते हैं तो कई जगह पे ये मापदंड पे खरा नहीं उतर पाता है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं, कांच या एबोनाइट को रेशम या फर से घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है, ऐसे कुछ सिद्धांत। ठीक, ये रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, तो आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आखिर उसके पीछे कौन से कण जिम्मेदार, तो इसकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, जब घिसेंगे तो विद्युत आवेश का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का संचरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के अंदर रहा करते हैं, तो परमाणु को ही आखिरी मान लिया और कह दिया गया कि वो अविभाज्य है, तो यहाँ पर जो नियम है वो फेल कर जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की जो बातें थी, इस तरह के जो नए तर्क आते हैं, उसकी व्याख्या करने में ये डाल्टन का जो सिद्धांत है वो असफल हो जाता है। अब यहाँ चर्चा करनी आवश्यक है परमाणु की। तो परमाणु जो है वो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण होते हैं। अब ये कहना कि ये सूक्ष्मतम है, ये आज के समय में तो सही नहीं है, लेकिन जो परिभाषा है उसके हिसाब से देखिए, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे कि अणु बनते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उनको कहा जाता है परमाणु।
जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन आधुनिक खोजों से हमें मालूम हुआ कि परमाणु तो विभाज्य है और उसके अंदर भी बहुत सारे कण हैं, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 प्रमुख, यहाँ इसीलिए प्रमुख शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये मुख्य हैं, इनके अलावा भी हैं। तो ये 3 प्रमुख मौलिक और अपरमाणविक कण हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। केंद्र जो है वो धनात्मक होता है, मतलब विशेष रूप से प्रोटॉन के आवेश के कारण। बाकी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश होता नहीं, वो न्यूट्रल होता है, आप जानते ही हैं। बाहर की जो कक्षाएं हैं, जैसी जिस तत्व की परमाणु संरचना है उसके हिसाब से बाहरी जो ऑर्बिटल है, कक्षाएं हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों से ये घिरा रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है न्यूक्लियॉन। मिला जुला जो इनका नाम है वो है न्यूक्लियॉन। तो आगे से अगर आपको न्यूक्लियॉन शब्द दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने परमाणु की चर्चा की, तो परमाणु के अंदर कुछ मात्रा में भार भी होता है। क्या भार होता है देखते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित या उस तत्व के परमाणु के भार से संबंधित एक संख्या है। उस तत्व के परमाणु के भार से संबंधित एक संख्या है और किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये दर्शाती है, जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है। कार्बन 12 जो है उसके एक परमाणु के 1/12वें हिस्से से कितने गुना भारी है, इस चीज को दर्शाने वाली संख्या है परमाणु भार। तो यहाँ एक प्रायोगिक डिफिनीशन आपको दी गई। इसके साथ अब चर्चा करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की और साथ में स्थिर अनुपात का नियम। इन नियमों के नाम हमने शुरुआत में देखे थे, लेकिन यहाँ पर ये नियम है क्या, ये समझना आवश्यक। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण वाले नियम की तर्ज पे है, बस ऊर्जा की जगह द्रव्यमान आ गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि एनर्जी को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न क्रिएट किया जा सकता है, सिर्फ उसका ट्रांसफर हो सकता है, वैसे ही द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब यह है कि द्रव्य को ऊर्जा में भी बदला जा सकता है बेशक। स्थिर अनुपात का नियम जो है उसको देख लीजिए। तो ये जो नियम है ये फ्रांसीसी रसायनविद थे, इनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, उनके द्वारा दिया गया था और उनका ऐसा कहना था कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों का एक साथ इस्तेमाल किया, जिसमें से कि एक प्राकृतिक नमूना था और दूसरा था संश्लेषित, सिंथेसाइज था। ठीक, परमाणुओं का भार अब यहाँ एक बार फिर से आ गया। तो परमाणुओं में सबसे हल्का है हाइड्रोजन का परमाणु, आप जानते ही हैं। हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है अगर एटॉमिक मास यूनिट में देखा जाए तो 1.008 होता है। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास और U फॉर यूनिट। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान 2 से लेकर 260 AMU के बीच का होता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा तत्व हम चुन रहे हैं। परमाणुओं के आकार की अगर चर्चा करें तो साइज ऑफ एटम जो है इसमें सबसे छोटा आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है और इस तरह की जो परमाणविक त्रिज्याएं हैं उनको नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होती है। अब यहाँ 3 जो कण हमने शुरुआत में देखे थे कि भाई ये परमाणु के हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको जरा देख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें आप जानते हैं, ये सब बहुत ही साधारण चीज़ें हैं, बस रिवीजन के उद्देश्य से देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में होती है, समय था 1897 का। ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका नाम था जे थॉमसन, नाम आपने सुना है। कैथोड किरणों में ये इलेक्ट्रॉन को खोज लेते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कुछ दूसरा कर रहे थे और इनको मिलता कुछ और है। ठीक है, ऐसे ही होता है, कुछ खास मकसद को लेकर जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें नई चीज़ों का, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप जानना नहीं चाहते थे वो अकस्मात आपको मालूम हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर यूनिट ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837 गुना होता है। 1/1837 या 1/1837 गुना होता है। मतलब mH यानी मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ आप देखें तो उसको अगर हम देखें, ये कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कैसे तुल्य होता है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है वो कितना था, पीछे हमने देखा 1.008 AMU था, तो उसके लगभग 1/1837 गुना होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो आपको ऐसे क्लियर कट दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है देखते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत उदासीन कण होते हैं, अर्थात इनके ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।
और इसकी खोज करने वाले ये अंग्रेज वैज्ञानिक ही थे। इंग्लैंड उस समय अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा था। तो ये जे चैडविक थे और इन्होंने 1932 के समय में, 1932 यानी काफ़ी बाद में, शुरुआत में काफ़ी सारे कणों की खोज होती है लेकिन न्यूट्रॉन को बाद में खोजा जाता है। तो जे चैडविक के द्वारा इसको खोजा गया था। प्रोटॉन की अगर चर्चा करें तो प्रोटॉन जो है इसको प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने खोजा था और ये जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन के द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसी के आधार पर काम कर रहे थे। ध्यान से देखिए, ये वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, रदरफोर्ड है, लेकिन यहाँ जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इनका नाम है ई गोल्डस्टीन। इन्होंने एनोड कणों की खोज की थी। और प्रोटॉन बहुत सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक यूनिट धनावेश से संपन्न होते हैं, ये कहने का मतलब है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूट्रॉन का। गोल्डस्टीन का इसमें अच्छा खासा रोल है, लेकिन अंतिम रूप से प्रमाण प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड ने। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चर्चा करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो वे तत्व जो कि प्रकृति में स्वतः विघटित होने की क्षमता रखते हैं उनको कहा जाता है रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व। और इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं उनको रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। और इनका जो ये गुण है उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हेनरी बैकेरल, ठीक है। 1896 में इसको खोजा गया था बैकेरल के द्वारा। बाद में इसमें बहुत बड़े बड़े शोध कार्य मैडम क्यूरी के खानदान के द्वारा किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नाभिकीय प्रक्रिया है। हालांकि रसायन का नाभिक से संबंध होता है लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। बैकेरल के द्वारा यूरेनियम की जो रेडियो एक्टिविता है उसको खोजे जाने के कुछ समय बाद शुरुआत बैकेरल ने की थी। उसके बाद मैडम क्यूरी, मतलब जिनका नाम था मैरी क्यूरी, असल में मैडम क्यूरी उनको कहा जाता था, तो उनके द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज होती है। थोरियम के अंदर भी रेडियो एक्टिविता पाई जाती है, ऐसा उन्होंने बताया और उस पर अच्छे खासे शोध दिए। और परमाणु नाभिक और रेडियो एक्टिविटी से उनका इतना ज़्यादा लगाव था कि वो बिना किसी सुरक्षा मापदंडों का इस्तेमाल किए इन रेडियो सक्रिय तत्वों के संपर्क में रहती थी। और इसी का परिणाम होता है कि उनकी काफ़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। तो ये कितने घातक होते हैं इससे ये पता चलता है। फिलहाल देखिए, परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहा जाता है। और परमाणु नाभिकों से जो बेधी किरणें हैं, बेधी किरणों का मतलब क्या है कि ये भेद सकती हैं, यानी भेदन कर सकती हैं, चीरने की क्षमता रखती हैं, अल्फा बीटा गामा, वो इससे उत्सर्जित होती हैं। और ये किरणें जो है ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन या रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती। अब इसके बाद एक चीज़ और बताई गई कि रेडियो एक्टिविता का जो गुण है वो प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक जो है वो अस्थायी होते हैं, ठीक है। भारी नाभिक जो है वो जितना ज़्यादा उसका भार रहेगा, मतलब जितना वो वजनी भारी भरकम रहेगा, उतना ही उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा। और ज़्यादातर जो भारी नाभिक होते हैं वो लेड के परमाणु क्रमांक तक आते आते स्टेबल हो जाते हैं। ये जो पीबी है ना, लेड, ये सबसे स्थिर होता है। यहाँ तक आते आते रेडियो सक्रिय जितने भी तत्व हैं उनका द्रव्यमान क्षय होता रहता है और अंत में इस कंडीशन में आके वो रुक जाते हैं। उसके बाद उनके अंदर से रेडिएशन रिलीज होना बंद हो जाता है। इससे पहले की अवस्था में, यानी इससे ज़्यादा अगर उनके पास भार मौजूद है तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर से रेडियो एक्टिविता को रिलीज करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर ये अस्थिर होते हैं। अब इसके बाद ये बताया गया कि कई सारे नए जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनको खोजा गया है, बहुत सारे कृत्रिम बनाए भी गए हैं, जैसे कि रेडॉन है, प्रोटोक्नियम है, इसके अलावा एक्टिनियम है, फ्रांशियम है। ये एक्टिनाइट और लेंथेनाइट सीरीज को आप पढ़ते हैं ना एफ ब्लॉक एलिमेंट में, तो एक्टिनियम जो है वो वहीं से एक्टिनाइट सीरीज आरंभ होती है। तो एक्टिनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और इसके अलावा एस्टेटीन है, जिसे कि आप एटी से व्यक्त करते हैं। इस तरह के कई सारे आपकी आवर्त सारणी में तत्व हैं जो कि रेडियो एक्टिव है। तो शुरुआत आपकी यूरेनियम से होती है, लेकिन उसके बाद तत्वों की भरमार लग जाती है और पता लगता है कि जो ज़्यादा भारी भरकम नाभिक रखने वाले तत्व हैं उनमें कई सारे ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी का गुण रखते हैं। अब इसमें यही बताया गया, देखिए, परमाणु क्रमांक 83 के आगे सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। अभी तक खोजे गए सभी तत्व रेडियो एक्टिविटी का गुण रखते हैं। 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति थे पीरे क्यूरी, जिन्हें कि पियरे क्यूरी कहा जाता है। इन्होंने रेडियो सक्रिय तत्व पोलोनियम की खोज की थी। और मैरी क्यूरी ने वर्ष 1902 में यूरेनियम के अयस्क, जो कि पिच ब्लेंडी होता है, U3O8 इसको कहा जाता है, इसका केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें एक नए तत्व रेडियम की खोज की थी। पिच ब्लेंड से इन्होंने क्या खोजा, रेडियम खोजा। और यूरेनियम की अपेक्षा ये 30 लाख गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। बैकेरल तो सिर्फ यूरेनियम को खोजकर खुश हो रहे थे कि भाई ये खूब बढ़िया रेडियो एक्टिविटी रखता है, लेकिन रेडियम जो है वो उससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। और कितना ज़्यादा, तो 30 लाख गुना ज़्यादा इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती। अब परमाणु नाभिक का जो संगठन है उसको जरा यहाँ सोच लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि नाभिक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी परमाणु में और सबसे सघन हिस्सा होता है। पूरे परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान, ठीक है, पूरे परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान जो है वो नाभिक में केंद्रित होता है। जो बाहरी ऑर्बिटल है वो तो खोखले होते हैं, उनके अंदर उतनी सघनता नहीं पाई जाती। तो परमाणु नाभिक की संरचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा धनावेश जो नाभिक पर है वो केवल प्रोटॉनों की वजह से होता है।
धनावेश ही होता है और इस पर और कोई आवेश इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उनका फिर सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से कहा जाता है न्यूक्लियॉन, और ये जो कण है ये परमाणु न्यूक्लियस के कण होते हैं, यानी नाभिक के कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, मतलब आवेश आपस में बराबर हो गए, लेकिन उनका जो सिंबल है वो निगेटिव है, माफ कीजिएगा, उनका जो सिंबल है वो अपोजिट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो हो गया यानी परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन हो गए। ठीक, जितना धनात्मक आवेश था उतना ही ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों आपस में कट पिट कर जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक कुछ तत्वों की बात करते हैं और इसके बाद हम समस्थानिकों को देखेंगे। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या समान है। तो जिन आयनों या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आपस में तुलना की जाए तो उनके भीतर इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो आपस में बराबर मात्रा में। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वो भी तो एक जैसा ही होगा। समस्थानिक की बात करते हैं तो समस्थानिकों की परिभाषा यह है कि समान परमाणु क्रमांक लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होता है, और ऐसे जो परमाणु होते हैं उनको कहा जाता है समस्थानिक। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होते हैं। समस्थानिक यानी इनका जो स्थान है वो समान होता है। तो जब स्थान समान है तो ये अलग अलग कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये एक ही स्थान पर होते हैं क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है। स्थान का निर्धारण कैसे होता है, परमाणु क्रमांक से होता है। तो अगर कोई तत्व समस्थानिक है आपस में, कुछ तत्व जो हैं वो आपस में समस्थानिक है तो वो एक ही जगह रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं। ठीक, अब यहाँ वही चीज समझाई गई है, नीचे नाम लिया और हाजिर हो गया। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं उनके नाम, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम है। ये हाइड्रोजन 1 2 3 ऐसे आप देखते हैं। तो इनके बारे में कहा गया है कि इनका परमाणु क्रमांक है 1 और द्रव्यमान संख्याएं जो है वो क्रमशः 1 2 3 है। तो इस कंडीशन में इन्हें हम एक ही पास रखते हैं। और ऑक्सीजन तत्व के भी 3 समस्थानिक हैं और इनका भी परमाणु क्रमांक 8 है, तो परमाणु क्रमांक एक समान रहेगा और इसीलिए स्थान भी एक समान रहेगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए ऑक्सीजन के समस्थानिकों की 16 17 और 18 होती है। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 ऐसे इनको व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ संख्या में भिन्न पाए जाते हैं। अब आता है नंबर संभारिकों का। तो संभारिक यानी आइसोबार जो है, इसमें समान परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर होती है। लेकिन परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो असल में क्या होता है, भिन्न होता है। पीछे क्या था, परमाणु क्रमांक समान था, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। हाँ, जो परमाणु द्रव्यमान है यानी द्रव्यमान संख्या है वो आपस में समान होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है समभारिक, समान भार वाले। आवर्त सारणी में संभारिकों का जो स्थान है वो अलग अलग होता है, क्योंकि आवर्त सारणी का जो अरेंजमेंट का तरीका है उसमें क्या है, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्था की जाती है। तो इसीलिए परमाणु क्रमांक भिन्न होने की वजह से इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लेते हैं, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और इसमें पाउली के द्वारा ये बताया गया कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, उनकी चारों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, और मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उतने ही, मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही एक कक्षक में रह सकते हैं, लेकिन उनका जो स्पिन है, उनका जो चक्रण है वो विपरीत होना चाहिए। और इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें जो ये ब्लॉक बनाते हैं ना ऐसे, तो इसमें एक ऊपर दर्शाते हैं, एक नीचे दर्शाते हैं, एक ऊपर दर्शाते हैं, एक नीचे दर्शाते हैं। तो ये हाफ आप जो एरो आप बनाते हैं ये स्पिन को दर्शाता है, चक्रण को दर्शाता है अपोजिट डायरेक्शन में। वही चीज़ यहाँ कही गई है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इनका जो प्रचक्रण है वो विपरीत होना चाहिए। अब थॉमसन का मॉडल क्या था, जे थॉमसन ने कैसा परमाणु का मॉडल दिया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 1898 में जे थॉमसन ने ये प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है। उन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो एक समान आवेशित गोला है और इसकी त्रिज्या करीब 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जिसमें कि धनावेश समान रूप से वितरित होता है। मतलब पूरा एक बड़ा सा परमाणु है जिसमें कि धनावेश चारों ओर ऐसे फैला हुआ है। तो आप मॉडल देखते हैं ना तो उसमें प्लस 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 ऐसे बना रहता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थित होते हैं जैसे कि उसमें स्थायी विद्युत आवेश या स्थिर वैद्युत व्यवस्था वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो मॉडल है इसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जिसमें कि प्लम पुडिंग मॉडल है, मतलब प्लम पुडिंग इसको कहा जाता है, या फिर रेजिन पुडिंग कहा जाता है, पुडिंग कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। मतलब पूरा धनावेशित क्षेत्र है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं, है ना। तो तरबूज में जैसे बीज धसे रहते हैं वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संरचना उसमें व्यवस्थित है। और इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग और
पुडिंग या तरबूज के समान माना गया है। चाहे आप उसे पुडिंग मान लीजिए और नहीं तो तरबूज मान लीजिए, मतलब वो उसका बेस का काम करेगा और वो पूरा क्षेत्र जो है वो धनावेशित है। जैसे आपको ये बनाया तो ये पूरा जो है गोला धनावेशित है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ठीक वैसे ही है जैसे कि बीजों का होता है। जैसे तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं ना बिखरे हुए, सब उसी में धंसे रहते हैं गूदे के अंदर, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऐसे बिखरे रहते हैं। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए उसका चित्र भी बना दिया गया है। ये धनात्मक गोला है आपका, ये देखने में चिकन पॉक्स जैसा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए धनात्मक गोला है, ये पूरा आपको दिख रहा है और बीच बीच में ये गोल गोल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें बीज की भांति धंसे हुए। अब अगले मॉडल को देख लेते हैं जो कि है आपका इसमें रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड और उनके जो विद्यार्थी थे, मतलब कोई प्रोफेसर होते हैं या कोई बड़े साइंटिस्ट होते हैं तो उनके पीछे अनुयायियों की पूरी टोली होती है, उनके शिष्य होते हैं जो उनके साथ साथ शोध कार्य करते हैं, खुद भी सीखते हैं और अपने गुरु की मदद भी करते हैं। तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट थे जिसमें कि कुछ नाम आप देख रहे हैं, हैंस गीगर और मॉर्सडेन, अर्नेस्ट मॉर्सडेन इनका नाम था। ये लोग जो है ये आपस में मिलकर एक प्रयोग कर रहे थे और इन्होंने एक बहुत पतली सोने की पन्नी ली थी, मतलब गोल्ड फॉयल ली थी और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, मतलब सोने की पन्नी इन्होंने ली, सोने की धातु से बनी हुई पन्नी और बहुत पतली थी, उस पर अल्फा कणों की ये बम्बारमेंट करते हैं। परिणाम देखते हैं, तो परिणाम जब देखते हैं और देखिए सोने की पतली पन्नी जो है वो करीब 100 नैनोमीटर की मोटाई की थी। नैनोमीटर का आप मतलब समझ सकते हैं कि ये -9 की कोटि में चला जाएगा, है ना। तो नैनोमीटर कितना छोटा है, मतलब ये पन्नी की जो चौड़ाई है, मोटाई है, उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये 100 नैनोमीटर की मोटाई की थी। अब इस पन्नी पर लक्ष्य बना के एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया और इस पतली पन्नी को घेरते हुए, मतलब पूरा चारों ओर से घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन रखी गई। मतलब किसी भी तरह की वहां पर प्रक्रिया हो तो वो जो दीप्तिशील स्क्रीन है उस पर दिखाई दे। और जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की जो स्फुर दीप्ति है वो उत्पन्न होती है, यानी एक फ्लैश उस पर उत्पन्न होता है जो कि दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये प्रयोग की संरचना थी। प्रयोग का पूरा जो अरेंजमेंट था, सेटअप था, वो कैसा था वो दर्शाने का आपको प्रयास किया गया है। अब परिणाम क्या होता है? तो परिणाम ये होता है कि प्रकीर्णन के अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनपेक्षित थे। मतलब रदरफोर्ड ने कुछ सोचकर, मतलब कुछ अपनी तरफ से सोचकर प्रयोग को शुरू किया था, लेकिन उन्हें कुछ नए रिजल्ट दिखाई देते हैं। उनका ऐसा मानना था, रदरफोर्ड का ये मानना था कि जो सोने की पन्नी उन्होंने ली है उसका प्रत्येक जो परमाणु है, मतलब सोने के जितने भी परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए, जैसा कि वो सोच रहे थे कि चारों ओर द्रव्यमान का बराबर वितरण होना चाहिए। लेकिन अल्फा कणों की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा थी कि वे द्रव्यमान को एक समान वितरण, अगर द्रव्यमान का एक समान वितरण रहा होता तो उसको सीधे पार कर जाते। उन्हें ऐसी अपेक्षा थी। मतलब ये है ना कि कोई कण है, मान लीजिए कोई भी कण है, रदरफोर्ड ने जो एज्यूम किया था उसके हिसाब से, तो उसमें चारों ओर द्रव्यमान जो है वो समान रूप से वितरित है, उनका ऐसा मानना था। तो अब अगर हम अल्फा कणों की इस पे बम्बारमेंट करते हैं तो इनकी रफ्तार बहुत तेज है, हालांकि गामा की तुलना में और बीटा की तुलना में कम होती है, लेकिन फिर भी तेज रफ्तार है। तो तेज रफ्तार से ये निकलेंगे और इसको आराम से पार करके चले जाएंगे, सीधे पार करके आर पार हो जाएंगे। तो वो इस तरीके का सोच रहे थे। लेकिन अब देखें क्या होगा। अपेक्षा थी कि पत्ती से टकराने के बाद कणों की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। मतलब ये जो कण है जब इससे टकराएंगे तो पार तो हो जाएंगे लेकिन उनकी रफ्तार कम हो जाएगी और दिशा जो है वो हो सकता है कि बदल जाए, क्योंकि टक्कर का परिणाम होता है कि जो विक्षेपण है, विक्षेपण की घटना है वो देखी जाती है, तो ये अपना रूट डाइवर्ट करके किधर भी मुड़ सकते हैं। तो इसीलिए चारों ओर वो पर्दा लगाया गया था जिससे कि पता लग सके कि फ्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने देखा क्या? उन्होंने ये देखा, पहला प्रेक्षण उनको प्राप्त हुआ कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। मतलब होना क्या चाहिए था कि एक ठोस चीज से टकराने के बाद उनका जो मार्ग है वो हल्का ही सही परिवर्तित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आर पार हो गए और उनका रास्ता नहीं बदला। तो यहाँ तक रदरफोर्ड ने ये मान लिया कि भाई ठीक है, अल्फा कणों की रफ्तार बहुत तेज है, हो सकता है कि विक्षेपण न हुआ हो, हालांकि ये भी मानने योग्य बात नहीं। दूसरा जो इसमें तथ्य सामने आता है वो ये है कि बहुत थोड़े से अल्फा कण ऐसे थे जो कि छोटे से कोण से विक्षेपित हुए, यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो टकराए, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में कण ऐसे थे। मतलब आप कह लीजिए कि 20,000 में से कोई एक इक्का दुक्का कण था जो कि पीछे की ओर लौट आया, जिसकी कि रदरफोर्ड को कतई अपेक्षा नहीं थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण जो है वो ऐसी चीज से टकराए जो कि विरल थी, मतलब उसमें सघनता उतनी नहीं थी। तो जब सघनता ज़्यादा नहीं थी तो हल्का सा विक्षेपित होकर, हल्का सा अपना मार्ग बदल के जो कण है वो उस पार निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जगह पे जो कण है, मतलब अल्फा कण है, उनकी बमबारी आप कर रहे हैं तो वो ऐसी चीज़ से टकराते हैं जो कि काफ़ी सघन है, काफ़ी ठोस है और उसके पार निकल पाना संभव नहीं होता है। तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, वापस लौट आते हैं। ये तीन चीज़ रदरफोर्ड ने देखी। तब उनका माथा ठनका कि भाई ये क्या है, मतलब मैंने तो अपेक्षा की थी कि वो आर पार निकल जाएंगे, द्रव्यमान चारों ओर बराबर वितरित है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान चारों ओर बराबर वितरित नहीं है।
तब यहाँ से ये शंका होती है कि भाई परमाणु को जैसा हम समझ रहे थे वैसा ये नहीं है। और जब बाद में रिसर्च होता है तो पता लगता है कि उसका जो ज़्यादातर सघन हिस्सा है, द्रव्यमान का जो मूल पार्ट है, वो उसके नाभिक पर केंद्रित है। और जो अल्फा कण नाभिक से टकराए थे वो रिवर्स हो गए थे, वापस लौट आए थे, क्योंकि वो उस पार नहीं निकल पाए, वहाँ सघनता ज़्यादा थी। और ये जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते हैं, तो जहाँ से उन्हें खाली स्थान मिला वहाँ से वो बिना विक्षेपित हुए उस पार निकल गए। और कहीं कहीं वो इलेक्ट्रॉनों से हल्का हल्का टकराए तो हल्का सा उनका मार्ग जो है वो परिवर्तित हुआ। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था हुई थी। तो इससे परमाणु के अंदर की जो संरचना है उसको जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क और फोनॉन, ये सब होते क्या है। इस तरह के शब्द आप देखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है। पॉजिट्रॉन जो है एक मूल कण ही है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, और ये धनावेशित होते हैं, जैसा कि इनका नाम है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ नाम है, सकारात्मक, तो ये धनात्मक होते हैं, धनावेशित होते हैं। और इनका द्रव्यमान और आवेश दोनों इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के ही तुल्य होता है। फर्क बस इतना है, आवेश की मात्रा की बात हो रही है, आवेश की प्रकृति की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है, और इन पर धनावेश होता है। आवेश की मात्रा जो है वो लगभग बराबर होती है, और इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण यानी एंटी पार्टिकल कहा जाता है। और इसका प्रचक्रण हाफ होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ देखते हैं ना आप, मतलब ऊपर की ओर है प्लस हाफ, नीचे की ओर है माइनस हाफ, ऐसे जो इसका चक्रण है वो हम दर्शाते हैं। न्यूट्रिनो की चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूट्रिनो जो है ये द्रव्यमान और आवेश से रहित होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। इनके अंदर न तो द्रव्यमान होता है और न ही आवेश होता है। तब हम इन्हें कण कैसे कह सकते हैं। द्रव्यमान तो कुछ न कुछ मात्रा में कणों के अंदर होता है, अगर वो द्रव्य की अवस्था में आएंगे तो उनके अंदर द्रव्यमान होगा, ठीक है। एनर्जी के रूप में रहेंगे तो वो कण नहीं कहलाएंगे। हाँ, जैसे लाइट के बंडल को आप फोटोन कहते हैं तो वो एक अलग बात है। कुल मिलाकर वो नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिनो जो है वो द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण होते हैं, और इनकी खोज करने वाले थे पाउली नाम के जो वैज्ञानिक थे, जिनका कि सिद्धांत आपने पीछे देखा था, उनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि क्वार्क क्या है। तो क्वार्क जो है ये पदार्थ का मूल कण होते हैं, और अधिकांश पदार्थ इसी से बने होते हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉनों का निर्माण करते हैं, और क्वार्क का जो आंशिक आवेश है वो मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। ये निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सा है। तो कुल मिलाकर क्वार्क जो है वो किसी भी पदार्थ को बनाने में अहम तत्व होते हैं, या अहम कण होते हैं, आप ये कहें। इसके बाद अब देखें फोनॉन को। तो फोनॉन जो है ये ध्वनि के लघुत्तम कण होते हैं। फोनिक शब्द जो है ये ध्वनि से संबंधित है। तो फोनॉन जो है इसका मतलब क्या है कि ये ध्वनि के लघुत्तम यानी सबसे छोटे कण होते हैं, और दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फोनॉन पाया जाता है। तो अगर कंपन कहीं भी हो रहा है तो ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि उत्पन्न होगी तो वहां पर फोनॉन की अवस्थिति पाई जाएगी। अब यहाँ ये कहा गया कि परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1911 में, और रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया, किंतु न्यूट्रॉन की जो खोज है वो 1932 में होती है। रदरफोर्ड ने काफ़ी सारी जानकारियां प्राप्त की थी। जब वो प्रयोग करते हैं ना तो उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। तो वहाँ पर न्यूट्रॉन का अस्तित्व भी उन्हें संदेह हो जाता है कि न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कण हो सकते हैं। लेकिन उसकी खोज करना, उसे प्रमाणित करना, ये बहुत बाद में संभव हो पाता है। तो 1932 में चैडविक के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया था, और उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तत्व होता है, आप जानते हैं। तो बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कणों की बम्बारमेंट की जाए, तेज रफ्तार वाले जो कण हैं उनको बौछार के द्वारा गिराया जाए, तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं। ऐसे कण निकलते हैं जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, वो बिल्कुल उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल होने की वजह से ही उनको कहा गया न्यूट्रॉन। तो ये तो आपने देख लिया। अभी डाल्टन को एक बार ठीक से देख लेते हैं। ये समय इनका है 1766 से लेकर 1844 का। ये अंग्रेज रसायनज्ञ थे, मतलब ये इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, और इंग्लैंड के रहने वाले थे। रसायन विज्ञान में इनकी अच्छी खासी रुचि थी, और अलग अलग तरह के परमाणुओं के संयोजन पर इन्होंने काम किया था। कुछ सरल नियमों का पालन करने वाले सिद्धांत भी दिए थे। और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत आपने पीछे भी देखा था, वो कई सारे नियमों की सरल व्याख्या करता है, और वर्णांधता संबंधी एक सिद्धांत भी डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो हो सकता है कि इस तरह के छोटे प्रश्न आपसे फैक्चुअल पूछे जाए। इसके बाद एवोगैड्रो को देख लीजिए। एवोगैड्रो नंबर आप देखते हैं ना, तो वो एमेडियो एवोगैड्रो के नाम पर रखा गया है, और इनका जो पूरा जीवन काल है वो 1776 से लेकर 1856 का था। ये वो समय है ना जिस समय हम अपनी आज़ादी के लिए, अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जूझ रहे थे, अपने विकास के लिए जूझ रहे थे। और ये जो अंग्रेज हैं ये एक के ऊपर एक आविष्कार किए ही जा रहे थे। तो पूरा यूरोप जो है वो डेवलपमेंट करने में लगा हुआ था, और हम उनसे जूझने में लगे हुए थे। इसीलिए हमारी ग्रोथ जो है वो पीछे चली गई। फिलहाल आगे चलते। तो अमेडियो एवोगैड्रो ने एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमानतापूर्ण, या आप कह लीजिए बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाया था। इन्होंने अंदाजा लगाया, सबसे बड़ी बात यह है कि अंदाजा लगाया, और कहा कि समान ताप और दाब पर, मतलब अगर ताप समान हो और दाब समान हो, तो सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, और इससे गैसों की संयोजन प्रक्रिया को सरल ढंग से समझने में सहायता प्राप्त होती है। अब यह जो कथन है ये एवोगाद्रो की परिकल्पना कहलाता है, या नियम कहलाता है। उन्होंने ये भी प्रस्तावित किया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसों के सूक्ष्मतम संघटक कण जो है वो परमाणु ही नहीं, द्विपरमाणुक अणु भी हैं।
ठीक है, 2 परमाणुओं वाले अणु भी हैं। तो ये एक अंदाजा था और अंदाजे के आधार पर उन्होंने बहुत सटीक कैलकुलेशन किया था। तो यहाँ तक हमने कुछ वैज्ञानिकों को देखा, उनके सिद्धांतों को देखा। अभी देख लेते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन जो है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर होता है और इसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित होती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी में चीनी डाल दीजिए, चम्मच लेकर मिला दीजिए, तो चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है। मतलब यह है कि डिजॉल्व हो गई, उसमें विलीन हो गई। तो चीनी और पानी का एक पारदर्शी समांगी मिश्रण वहां पर तैयार हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं विलयन। और इसी प्रकार से पानी में सोडियम क्लोराइड यानी नमक घोल सकते हैं आप, अल्कोहल घोल सकते हैं, अमोनिया को आप मिला सकते हैं, जो कि समांग मिश्रण के तौर पे आपको प्राप्त होगा। अब इसमें यह भी बताया गया कि विलयन के प्रत्येक भाग के गुण जो है वो एक समान होते हैं। समांग मिश्रण है यानी प्रत्येक अंग उसका एक समान है और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों यानी कंपोनेंट्स के रासायनिक गुणों को व्यक्त करता है। विलयन बनाने की साधारणतया मतलब विलयन बनने की जो स्थिति है उसमें साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। मतलब यहाँ पर जो परिवर्तन आता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन आमतौर पे नहीं होता है। विलयन स्थायी पारदर्शक होता है, मतलब स्थायी होता है, इसमें स्थिरता पाई जाती है। हालांकि जो भौतिक परिवर्तन है वो स्थिर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ये पारदर्शक होता है। भले ही कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी का अभाव हो, पानी में चीनी घोलेंगे तो पानी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी ये पारदर्शी होता है। विलयन में विलेय के कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों को अलग अलग कर पाना, मतलब दोनों में अलग अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे कि विलयन में उपस्थित विलेय के कण जो है वो छन्ना पत्र के आर पार निकल सकते हैं। जो छन्नी होती है, छन्नी पत्र होता है, फिल्टर पेपर होता है जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसके आर पार निकल सकते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को देख लेते हैं, मतलब विलायक और विलेय को। तो विलायक के यहाँ आप देख रहे हैं, विलायक के जिस घटक यानी कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, ठीक है। विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे कहा जाता है विलायक, सॉल्वेंट। और दूसरे घटक को अर्थात जो दूसरा पदार्थ है उसको विलीन, यहाँ वही बताया गया कि दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहा जाता है। जो पदार्थ उस पूरे लिक्विड में विलीन हो चुका है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विलेय। उदाहरण के तौर पे चीनी और पानी का मिश्रण जो है उसमें पानी जो है वो विलायक है और चीनी जो है वो विलेय है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद विलयन की भौतिक अवस्था अगर देखें तो वो तीनों ही प्रकार की हो सकती है। अब यहाँ तो पानी चीनी का मिश्रण लिया गया, ये द्रवों का भी विलयन हो सकता है, गैसों का भी हो सकता है, ठोसों का भी हो सकता है। जैसे कि पानी में, अब ठोस का ठोस में विलयन करना तनिक मुश्किल है क्योंकि उसमें समांग रूप नहीं दिखाई देता है आमतौर पे। लेकिन अब पानी में आप नमक मिला लीजिए तो एक ठोस है, एक द्रव है आपका। अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इनका विलयन आप तैयार कर सकते हैं, मतलब द्रव और गैसों का जो विलयन है वो तैयार हो सकता है। वायु जो है, मतलब हमारा पूरा वायुमंडल वो गैसों का आपस में मिश्रण है ना, तो वहां पर गैसियस सॉल्यूशन जो है वो भी विलयन की भूमिका निभाता है। कई सारी मिश्र धातुएं जो है वो ठोस विलयन कहलाती हैं। अब ये ठोस विलयन देखिए, यहाँ पर एग्जांपल आ गया, तो उसमें पीतल, कॉपर, या फिर आप देख रहे हैं पीतल यानी ब्रास की बात हो रही है, जिंक, ये सब जो है ये इसमें यहाँ बताया गया। देखिए पीतल जो है वो कॉपर और जिंक धातुओं का ठोस विलयन है। कॉपर को जिंक के साथ मिलाया गया तो बना क्या, पीतल बना, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ ठोस का ठोस में मिश्रण हो रहा है, विलयन हो रहा है। ठोस, द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन जो है ये प्रमुख होते हैं। साधारणतः जो विलयन है वो द्रव विलयन ही होते हैं, मतलब उसमें कम से कम एक पार्ट जो है वो द्रव होता है, ये कहने का मतलब। विलायकों के उपयोग क्या हो सकते हैं, तो विलायकों का उपयोग औषधि उद्योग में बहुत सारा होता है। इसके अलावा जो ड्राई क्लीन होता है, ड्राई वॉश होता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बेंजीन और पेट्रोल जैसे विलायकों के द्वारा धुलाई की जाती है। इत्र के निर्माण में इस्तेमाल होता है, रंग रोगन को घोलने में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थों का निर्माण करना है तो उसके लिए भी विलायकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ आप देख रहे हैं संतृप्त विलयन को, सैचुरेटेड विलयन, और उसके बाद हम देखेंगे असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त भी। तो देखिए संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें कि किसी निश्चित ताप पर हम विलयन तैयार करते हैं और उसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है, मतलब उससे ज़्यादा आप नहीं मिला सकते, वो अधिकतम मात्रा होती है, चरम बिंदु होता है। तो ऐसा जो विलयन तैयार होता है उसको हम कहते हैं संतृप्त। उसकी जो क्षुधा है वो पूरी तरह से तृप्त हो गई रहती है, यानी उसे और ज़्यादा विलेय की आवश्यकता नहीं होती है। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर हिलाने पर चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है, और थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर आप मिलाते रहें, एक सीमा के बाद चीनी जो है वो घुलना बंद हो जाएगी और नीचे तली में बैठनी शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ हद तक तो घुलेगी, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी उसके बाद वो घुलनी बंद हो जाएगी और नीचे के तल में जाकर बैठ जाएगी। तो ये जो अवस्था है ये विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। ये सैचुरेटेड कंडीशन होती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त में ये है कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की और अधिकतम मात्रा उस ताप तक घुलाई जा सकती है, उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन।
मतलब यह है कि निश्चित ताप पर आप एक विलयन तैयार कर रहे हैं और उसमें विलेय पदार्थ की आप और ज़्यादा मात्रा को मिलाना चाह रहे हैं और उस टेम्परेचर तक उसे आप खोलते जा रहे हैं। तो ये जो घुलते रहने वाली अवस्था है इसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। संतृप्त अवस्था में जो पदार्थ है उसका घुलना बंद हो जाएगा, बस यही पहचान होती है। अब इसके बाद अति संतृप्त विलयन भी होते हैं। तो अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कंडीशन पाई जाती है, तो इसमें यह कहा गया कि ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें कि विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुल जाती है। समझे, विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से कहीं ज्यादा उसमें घुल जाती है, तो उसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। जैसे कि पानी में सोडियम एसीटेट का मिश्रण। उदासीन विलयन भी होता है जिसमें कि अब इसमें उदासीन का तात्पर्य है कि आवेश रहित। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है इसमें हाइड्रोजन आयन जिन्हें कि आप H+ से व्यक्त करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जिन्हें कि आप OH- से डिनोट करते हैं। H+ जो है वो हाइड्रोजन आयन है और OH- जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो OH- का सांद्रण दोनों का बराबर हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों का आपस में सांद्रण बराबर है। तो ये जो कंडीशन है, जितना प्लस है उतना ही माइनस हो गया, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो विलयन तैयार होता है उसको उदासीन विलयन कहा जाता है। अम्लीय विलयन जो है इसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों से अधिक होता है, यानी H+ आयनों का जो सांद्रण है वो OH- आयनों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो ये अम्लीय विलयन होता है। और इसी का उल्टा कर देंगे, अगर OH- का सांद्रण ज़्यादा हो जाएगा और H+ का कम हो जाएगा तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। बस ये दोनों का अंतर है। तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो आवर्ती वर्गीकरण की अगर चर्चा करें तो किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कि निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पुनः उपस्थित हो जाएं, उसको कहा जाता है आवर्ती वर्गीकरण। और इसका मूल उद्देश्य होता है समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को और आसान बनाना और रोचक बनाना। तो तत्वों का पूरा परिवार आप देखते हैं आवर्त सारणी के रूप में। प्रारंभिक वर्गीकरण जो हुआ था उसमें सरल और क्रमबद्ध अध्ययन के उद्देश्य से तत्वों और यौगिकों के विभिन्न तत्वों के गुणों में समानताओं के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया। और जो शुरुआती वर्गीकरण है उसमें डोबरनियर का त्रिक नियम आप देखते हैं, जिसमें कि समान रासायनिक गुण वाले जो तत्व हैं उनको 3-3 के समूह में बांट दिया गया था। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है जिसमें कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। वहां पर क्रम जो अरेंज किया गया था उसमें परमाणु भार को आधार बनाया गया था। और इसमें यह भी तय था, देखिए अष्टक नियम कहा जाता है ना, ऑक्टेट रूल। तो इसमें 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व के साथ समानता का व्यवहार दर्शाता था। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया था। और जो प्रत्येक ग्रुप का 8वां तत्व होता था वो पहले तत्व के साथ अपने गुणों में समानता को व्यक्त करता था। इसके बाद 1869 में जर्मन वैज्ञानिक आते हैं लूथर मेयर, और लूथर मेयर ने तत्वों के भौतिक गुणों विशेष रूप से उनके परमाणु आयतनों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना शुरू किया था। इसमें समान गुण वाले तत्व जो है वो समान स्थिति को ग्रहण करते हैं। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान किसका है, तो ये दमित्री मेंडलीव का नाम यहाँ पर आता है। और आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डोबरनियर ने किया था, लेकिन मेंडलीव ने आवर्ती नियम को पहली बार प्रकाशित किया था। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्ती नियम को पहली बार प्रकाशित किया था, तो मेंडलीव का ये नाम हम प्रचलित तौर पर देखते हैं। अब यहाँ ये बताया गया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह से क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में या समूह स्थानों में पाए जाएं। तो मेंडलीव के द्वारा तत्वों का जो वर्गीकरण है वो निश्चित तौर पर लूथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था, लेकिन आधार किसने दिया था? मेयर ने दिया था। मेयर ने उसका बेस तैयार किया और मेंडलीव ने उसी को थोड़ा और विस्तृत कर दिया और मॉडिफाइड कर दिया। अब जो नेक्स्ट डिफिनीशन हम देखने जा रहे हैं वो धातु, अधातु और उपधातुओं की है। धातुएं क्या होती है, उनकी पहचान क्या होती है? तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर धात्विक गुण पाए जाते हैं। अब वही चीज परिभाषा के तौर पे देखिए, तो धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक हैं दोनों ही बहुत ऊंचे होते हैं। और आमतौर पे धातुएं जो हैं वो ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये ताप की भी सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। ये आघात वर्ध्य होती हैं, यानी हथौड़े से अगर आप पीटते हैं तो ये पतली चादर में ढाली जा सकती है। और ये तन्य भी होती हैं। तन्य का मतलब ये है कि ये तार की तरह से खींची जा सकती है। और दूसरी अधातुएं जो है, यहाँ कहा गया दूसरी अधातुएं जो है वो आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। और दीर्घ आवर्त सारणी के किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे धातुओं की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करती है। और बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण में कमी आती है। ये धातुओं के संदर्भ में आप आवर्त सारणी में देखते हैं। धातुएं जो है वो रूम टेम्परेचर पे, कक्ष ताप का मतलब है रूम टेम्परेचर, उस पर ये ठोस और गैस अवस्था में, यहाँ देखिए ये धातुओं के बारे में कहा जा रहा है। और एक चीज़ और कही गई है कि यहाँ देखिए बाईं से दाईं ओर जाने पे जो धात्विक गुण है वो कम होते हैं, यानी अधातुशीलता में वृद्धि होती है, इसका ये मतलब है।
अब यहाँ अधातुओं की बात की गई है, तो अधातुएं जो है वो कक्ष ताप यानी रूम टेम्परेचर जो होता है उस पर ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। बोरान और कार्बन जो है वो इस मामले में थोड़ा सा अपवाद है, तो अपवाद हर जगह होते हैं और ये ताप और विद्युत के अल्पचालक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें अल्पचालकता पाई जाती है। और बहुत से अधात्विक ठोस जो है वो भंगुर होते हैं, मतलब तोड़ने योग्य होते हैं, आप उन पर आघात करेंगे तो वो टूट जाएंगे। साथ में ये आघात और तन्य नहीं होते, मतलब ये बताया गया कि आघात वर्धनीय जो होते हैं ना, मतलब धातुओं में आपने देखा था कि वो आघात वर्धनीय है, मतलब आप उन्हें पीट रहे हैं तो वो एक पतली चादर के रूप में ढल सकती हैं। और तन्य होती हैं, आप उनसे तार खींच सकते हैं, उनको लंबा तान सकते हैं, लेकिन वो गुण अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन जो है, यहाँ कहा गया तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न यानी एब्रप्ट नहीं होते, बल्कि ये परिवर्तन जो है ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसे कि आपको यहाँ बताया गया। यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम दिए हैं और कुछ अधातुओं के नाम दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये कुछ तत्व हैं आपकी आवर्त सारिणी के। ये धातुओं और अधातुओं दोनों के ही लक्षण को प्रकट करते हैं। इनके अंदर धातुओं की भी प्रॉपर्टी दिखती है और अधातुओं की भी दिखती है। तो इस तरह के जो तत्व हैं जिनमें कि दोनों के ही गुण थोड़े थोड़े दिखाई दें, लक्षण दिखाई दें, तो उनको हम कहते हैं उपधातुएं, यानी मेटलॉइड कहा जाता है इनको। तो यहाँ तक हमने धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं की परिभाषा को देखा। आगे हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनन ऊर्जा क्या होती है इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये जैसे आप पढ़ रहे हैं, इसमें वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की भी आपको एक कॉम्पैक्ट और कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं, इन पर आप संपर्क कीजिएगा। ये सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, आप यहाँ से जानकारी प्राप्त करके जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा की अगर चर्चा करें तो किसी विगलित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, कोई भी विगलित गैसीय परमाणु है, मतलब उसका विगलन आरंभ हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसके बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, तो इसमें यह कहा गया कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु, उदासीन विगलित गैसीय परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, ध्यान से देखिएगा, कोई भी उदासीन विगलित गैसीय परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो जो एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है वो उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, ये बहुत तेज पूछता है कि बाएं से दाएं जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा, या ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में क्या होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। और आपने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लेवल की केमिस्ट्री में इन्हें देखा भी होगा, यहाँ आयोग भी पूछता है। तो कुल मिलाकर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका मान कम होता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा। अपवाद क्या है? तो अपवाद इसमें देखिए, जो तृतीय वर्ग है, माफ कीजिएगा, तीसरा आवर्त है, उसके तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता से यहाँ पे अधिक होती है। मतलब जो तीसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से दूसरे वालों के। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अपवाद पाया जाता है और वजह यह है कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं वो छोटे आकार के होते हैं, तो इससे ये प्रभाव पड़ता है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी सी कम फ्लोरीन की होती है, उससे थोड़ी सी कम जो है वो ब्रोमीन की होती है, उसके बाद होती है आयोडीन की। ये सारे हैलोजनों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें कि आपने देखा और यहाँ हेडिंग के रूप में देखा था, फिलहाल आप विस्तार से देख लीजिए। तो हीरा जो है वो रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है उसका, ये तो आप जानते ही हैं, और ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और ये एक मूल तत्व है, मतलब कार्बन ही है असल में हीरा, और कुछ तो है नहीं। रेत मुख्यतः सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनती है, सिलिकॉन ऑक्साइड, और संगमरमर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तथा जो चीनी है, यहाँ कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनती है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो रेत होती है यानी बालू होता है वो कैसे बनती है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बनती है। संगमरमर जो है वो कैल्शियम, कार्बन इत्यादि के संयोग से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसमें आप देख रहे हैं, और शक्कर मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। यहाँ देखें, संगमरमर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ तक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि शक्कर के लिए, शक्कर यानी चीनी जो शर्करा होती है, उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको बनाने में उत्तरदायी होते हैं। तो किसी भी पदार्थ को बनाने में कौन कौन से तत्वों का योगदान है ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जो कि लगभग सभी पदार्थों में मौजूद है। जितने भी पदार्थ हैं ये नियर अबाउट सब में पाया जाता है। हीलियम जो है वो शेष 25% का अधिकांश हिस्सा बनाता है।
यानी जो मूल तत्व पूरे ब्रह्मांड में ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। इस प्रकार से ये क्लियर है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे आम और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जबकि ऑक्सीजन धरती की परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कितना पाया जाता है तो 46.6%। तो ये मात्रा हमने देखी। अब अगला जो हमारा फैक्ट है वो है धातु अधातु और उनके यौगिक खनिज अयस्क इत्यादि। तो धातुएं क्या है ये तो हमने देख ही लिया था। यहाँ थोड़ी और अच्छी परिभाषा दी है कि ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब धनायन प्रधान खुद को बना लेते हैं, उनको कहा जाता है धातु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो होते हैं धातु। और आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व जो हैं वो बाईं ओर तथा मध्य में स्थित हैं। इनकी जो लोकेशन है वो आपको बता दी गई ताकि आप आराम से इनको खोज सकें। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर हैं उनमें धातुओं के गुण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और आप ये देखते हैं कि धातुएं जो है वो कठोर, चमकदार, आघात वर्ध्य और तन्य होती है, और इनके अंदर ध्वनि होती है, मतलब जब इन्हें आप ठोकते हैं तो इनके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये विद्युत और ऊष्मा का चालन आराम से कर सकते हैं। ठोस और गलित दोनों ही अवस्थाओं में इनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा दोनों संचरित हो सकती है। मतलब ये है ना कि लोहे का एक रॉड है, ठोस अवस्था में है, उसमें आप करंट फ्लो कराइए, खूब तेज दौड़ेगा, है ना। लोहे को पिघला दीजिए, उस रॉड को आप गला दीजिए, उसका जो लिक्विड, उसका जो पेस्ट तैयार होगा उसमें आप करंट फ्लो कराइए तो भी वैसे ही बिजली का प्रवाह होगा। इसका मतलब है कि अवस्था परिवर्तित हो जाने के बाद भी ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और ताप के भी। धातुएं और उनके यौगिक खनिज की बात कर लेते हैं, यौगिक और खनिज अयस्क इत्यादि। तो भूपरपटी यानी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, सबसे बाहरी हिस्सा, वो तत्वों का मुख्य उद्गम है। तत्व मूल रूप से वहीं से उद्गमित हैं, यानी निकले हुए हैं। और इनमें अधातुओं में अगर देखें तो ऑक्सीजन, और धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये देख लीजिएगा। अधात्विक तत्व अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी की परपटी यानी जो क्रस्ट है उसमें पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप ऑक्सीजन को चुनेंगे। लेकिन अगर वहीं पर कहते हैं कि धात्विक तत्व उसमें से प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि एल्यूमिनियम। और प्रकृति में धातुएं दो रूपों में मिलती है, एक तो मुक्त अवस्था है, दूसरा है संयुक्त अवस्था यानी कंबाइंड स्टेट है, और एलिमेंटल स्टेट है, नेटिव ऑफ एलिमेंटल स्टेट। देखिए, प्रकृति में धातु की प्राप्ति उनकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातु बहुत कम सक्रिय होते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम इत्यादि, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनके अंदर सक्रियता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अधिकांश धातु ऐसे नहीं होते हैं, उनमें सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से वो यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यौगिक बनाते हैं और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। खनिज क्या होते हैं, तो खनिज का शाब्दिक अर्थ होता है जो खोद कर निकाले जाएं, जिन्हें कि खनन के द्वारा प्राप्त किया जाए। तो ये पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं आमतौर पे। धातु और उसके यौगिक होते हैं जो कि खनिज कहलाते हैं। अयस्क जो है ये उन खनिजों को कहा जाता है जिनसे कि धातु को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। ये भी होते हैं खनिज ही, अयस्क जो है वो खनिजों से कुछ अलग नहीं है, लेकिन इनसे अगर आप धातुओं का निष्कर्षण करते हैं यानी उनकी मेटलर्जी करते हैं, तो जो धातुएं आपको प्राप्त होती हैं वो आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब फ़ायदा आपको देती हैं। तो ये लाभदायक होते हैं, व्यावसायिक इनका इस्तेमाल होता है, तो इनको हम कहते हैं अयस्क। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फेट इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि अधातुएं क्या हैं। तो अधातु जो है ये धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती हैं। अगर धातुओं की तरह व्यवहार करती तब तो ये धातु ही होती है ना। तो परिभाषा इसमें यही है। और आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्वों को दाईं ओर रखा जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि कुछ गैसीय अधातुओं के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो तत्व हैं ये कैसे हैं, गैसीय अधातु तत्व हैं, जिन्हें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ साथ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि कुछ ठोस अधातुओं के उदाहरण हैं। यद्यपि अधातुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन मानव के दैनिक जीवन में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। अधातु जो है वो भंगुर होते हैं आमतौर पे, इनके अंदर चमक नहीं पाई जाती, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है वैसी, जैसे कि टन की आवाज़ जो है वो ठोस में उत्पन्न होती है, और विद्युत और ऊष्मा के ये सामान्य कंडीशन में कुचालक होते हैं। पारा यानी मरकरी ये एकमात्र धातु है, और ब्रोमीन जो है वो एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य कमरे के ताप पे। अब कुछ अधात्विक गैसें जो है वो अक्रियाशील होती हैं यानी अक्रिय होती हैं, जिन्हें कि अक्रिय गैस ही कहा जाता है। तो उसमें हीलियम से शुरू होता है, और बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, जिसमें से कि रेडॉन जो है वो अक्रिय गैस है लेकिन रेडियो एक्टिव है। रेडॉन के अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, हालांकि ये अक्रिय होती है। ऑक्टेट के रूल का ये पूरी तरह से पालन करती है। इसे यौगिक बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं होती है, ना आवश्यकता होती है। अब हाइड्रोजन जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी चर्चा करना आवश्यक होता है। ये पहला तत्व है पूरी आवर्त सारणी का। तो हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, जैसा कि आपको अभी बताया, और अब तक के ज्ञात तत्वों में ये सबसे हल्का है, हल्का भी है और महत्वपूर्ण भी है। 1766 में कैवेंडिश के द्वारा गैस को लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया था।
गैस का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से है, इस गैस को लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया था। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेंट्रेट है, कौन सा डाइल्यूट है, जरा बताइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, H2SO4। तो यहाँ पर क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे किया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से किया गया। अब कुल मिलाकर 1783 की बात है, लेवोशिये ने इसे हाइड्रोजन का नाम दिया था। उस समय तो ये गैस रिलीज होती है, इसके बारे में कमोबेश जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन बाद में बाकायदा इसका नामकरण किया जाता है 1783 में। और इसका परमाणु क्रमांक है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो खत्म हो जाती है। और यह एक क्षारीय धातु है, हैलोजन माफ कीजिएगा, यह क्षारीय धातु और हैलोजन दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये क्षारीय धातु और हैलोजन दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है। 3 समस्थानिकों के बारे में आप देखते हैं तो पहला वाला हाइड्रोजन का समस्थानिक, दूसरा वाला, ये दोनों क्या है, स्टेबल होते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला टाइट्रियम है वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्थिर नहीं होता है, उससे लगातार रेडिएशन रिलीज हो रहा है, तो उसके नाभिक का क्षरण हो रहा है, तो वो स्थिर कहाँ से रहेगा। प्रकृति में टाइट्रियम अति अल्प मात्रा में पाया जाता है और इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। आर्टिफिशियल प्रोसेस का सहारा लिया जाता है और इसका निर्माण किया जाता है। यह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है। और पृथ्वी की सतह का लगभग 0.9% भार के हिसाब से हाइड्रोजन पाया जाता है। यह सूर्य और चमकने वाले तारों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और हाइड्रोजन आवर्त सारिणी का पहला तत्व है। एक तरफ इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसमें यह हैलोजनों की भांति संगत उत्कृष्ट गैस हीलियम के विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन कम पाया जाता है। तो कुल मिलाकर वही समझाने का प्रयास किया गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असल में किस अवस्था में होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। ना तो इसका कोई रंग है, न इसका कोई स्वाद आपको मालूम होगा, और न ही इसकी कोई गंध होती है, मतलब आप इसका पता नहीं लगा सकते। पानी में ये बहुत कम विलेय होता है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, इसके अणुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। और ये सबसे हल्का है, वायु की तुलना में इसका जो घनत्व है वो आप देख रहे हैं कि 0.0695 होता है मात्र। इसका गलनांक 13.96 केल्विन और क्वथनांक जो है वो 20.4 केल्विन होता है। यह जलता है, हाइड्रोजन जो है वो जलता है, लेकिन ये आग लगाने का काम नहीं करता है, जलने में सहायता नहीं करता है। इसे निम्न ताप और उच्च दाब पर द्रवित किया जा सकता है, तो वो तो किसी भी गैस के साथ संभव है। ड्यूटेरियम क्या होता है, इसे अलग से देख लेते हैं। तो ड्यूटेरियम भी जो है वो हाइड्रोजन की भांति रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, और पानी में ये भी घुलता नहीं। ड्यूटेरियम के जो अणु है वो द्विपरमाणविक होते हैं, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O जो है ये भारी जल कहलाता है, जो कि रिएक्टर में मंदक का काम करता है और शीतलक का भी। अब इसके बाद पानी की चर्चा कर लेते हैं, यानी H2O। और सभी सजीवों का जो बृहद हिस्सा है वो पानी के द्वारा बना हुआ है। मानव शरीर में लगभग 65% और पौधों में लगभग 95% पानी होता है। संपूर्ण जल का 97% भाग, यहाँ आप देख रहे हैं, संपूर्ण जल का 97% हिस्सा महासागरों में, और शेष जो है वो शुद्ध रूप में उपस्थित है। तो वर्षा का जल जो है वो पानी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, यानी शुद्ध रूप माना जाता है, शुद्धतम माना जाता है। हाइड्रोजन, यहाँ ये बताया गया कि पानी जो है वो हाइड्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है। शुद्ध जल जो है वो स्वच्छ होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और पारदर्शी होता है। पानी के अंदर कोई स्वाद नहीं होता है। इसका हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 डिग्री पर ये द्रव से ठोस अवस्था यानी बर्फ में बदल जाएगा, और 100 डिग्री पर यह भाप बनकर उड़ जाएगा। भारी जल की परिभाषा भी देख लेते हैं, D2O। तो भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, इसकी खोज करने वाले यूरे और वॉशबर्न थे। यहाँ वैज्ञानिकों का नाम आप देख रहे हैं, यूरे और वॉशबर्न जो है उन्होंने 1932 में इसको खोजा था। ये भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, सब हाइड्रोजन के ही खानदान से निकले। और ये नाभिकीय रिएक्टर में तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों की रफ्तार को कम करने का भी काम करता है, और रिएक्टर की गर्मी को शांत करने का भी काम करता है। इसकी शांतता जो है, शांतता का मतलब गाढ़ापन, वो सामान्य जल से ज़्यादा होता है। मतलब ये सामान्य पानी की तुलना में गाढ़ा होता है, और इसका प्रयोग विनिमयन अभिक्रियाओं में, अभिक्रिया तंत्र के अध्ययन इत्यादि में किया जाता है। तो बहुत सारे इसके प्रयोगशाला वाले और औद्योगिक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में D2O का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और न करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका इस्तेमाल क्या है, एक तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में काम करता है, और हाँ ये बहुत ज़्यादा बहुतायत नहीं पाया जाता है। पानी भी कीमती है, ऐसा नहीं कि पानी जो है वो मूल्यवान नहीं है। इसमें से भी जो स्वच्छ पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत कम है, तो इसकी बचत हमें करनी चाहिए। लेकिन D2O जो है वो अत्यंत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो ये एक कीमती पदार्थ है। कीमती वही पदार्थ होता है जिसकी की मांग होती है, लेकिन उसकी आपूर्ति उस हिसाब से नहीं होती है। तो हम लोग इकोनॉमी में नहीं घुसते हैं, यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसमें न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वहाँ न्यूट्रॉन की रफ्तार ये कम कर देता है। और ड्यूटेरियम ये यौगिक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सांद्र भारी जल जो है, इससे बहुत सारे यौगिक बनते हैं। अब ये यौगिक किस काम आते हैं, तो आमतौर पे जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, विशेष रूप से नाभिकीय अभिक्रियाएं,
उसी में इनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और भी कई सारे औद्योगिक इस्तेमाल हैं। भारी जल जो है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पानी जीवन है, मतलब जल ही जीवन है, लेकिन भारी जल जीवन नहीं है, ये नुकसानदेह है। भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है। ये किसी भी अभिक्रिया की दर को कम करने का काम करता है। उत्प्रेरक विष की भांति ये कार्य करता है और इस वजह से शरीर में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा अगर हमने भारी जल पी लिया। और अगर हमारी शारीरिक अभिक्रियाएं जो है वो धीमी पड़ गई तो मृत्यु निश्चित है, देर सवेर। तो ये जहर की तरह से काम करता है। पौधों को अगर दे दिया जाए तो उनका विकास ही रुक जाता है, बीजों का अंकुरण रुक जाता है। भारी जल का प्रयोग मंदक के साथ साथ प्रशीतक के रूप में भी, यानी ठंडे करने वाले पदार्थ के तौर पे भी किया जाता है। तो ये सब आपने देखा। एक छोटी सी परिभाषा और है कि इसमें सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है। तो सामान्य इसमें आप जानते हैं कि साबुन के साथ आसानी से जो झाग दे वो मृदु जल है, यानी सॉफ्ट वाटर है, और कठिनाई से झाग दे तो वो कठोर जल है। यही इसकी परिभाषा होती है। तो ऐसे आपने देखा। अब यहाँ हम देख रहे हैं मिश्र धातुओं को। तो मिश्र धातु जो है ये होती क्या है? दो या अधिक धातुओं या एक से अधिक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को, मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांग होना चाहिए, उसको कहा जाता है मिश्र धातु। और यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो, यानी मरकरी हो, तो वैसा मिश्र धातु जो है वो अमलगम कहलाता है। मतलब उसमें एक जो फैक्टर है वो क्या है? मरकरी है, तो उसको हम कहेंगे अमलगम। जो बनने वाली मिश्र धातु है उसको अमलगम कहा जाता है। प्रत्येक मिश्र धातु में कुछ उपयोगी गुण पाए जाते हैं। अगर इसमें उपयोगी गुण नहीं पाए जाते तो इनको बनाया ही नहीं जाता। उपयोग है तभी बनाया जाता है। ये जो गुण है ये मिश्र धातु बनाने वाले जो अवयवी तत्व हैं उनके मूल गुणों से अलग होते हैं। मतलब जिन तत्वों से मिलकर मिश्र धातुएं बनी होती हैं उनसे अलग गुणों का ये प्रदर्शन करती है। और अवयवी तत्वों के अनुपात को कम या अधिक करके इनके गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो मिश्र धातुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये अपनी जो अवयवी धातुएं हैं उनसे ज़्यादा कठोर होती है, इनमें कठोरता ज़्यादा होती है। और मिश्र धातुएं अपनी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी होती हैं। चूंकि इनमें कठोरता ज़्यादा होती है तो इनका क्षारण करना, मतलब इन्हें हानि पहुंचाना किसी भी प्रोसेस के द्वारा, चाहे ऑक्सीकरण हो या कोई और प्रक्रिया हो, तो वो इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाता है। और इनका गलनांक शुद्ध अवयवी धातुओं की तुलना में प्रायः कम होता है। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसका कि एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है और अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन और अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो इस्पात के जो बर्तन हैं या अन्य पदार्थ हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं और क्या चीज़, सल्फर, नाइट्रोजन और ओजोन को देख लेते हैं। ये तीन चीज़ें, तीन तत्व जो हैं इनको देख लेते हैं, जिसमें से कि सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो तत्व है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से बनने वाला एक नया पदार्थ है। और ये बनता कैसे है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ही वास्तव में ओजोन का निर्माण करती है। हालांकि प्रयोगशाला में भी ओजोन बनाई जा सकती है। ऑक्सीजन के ही तीन अलग अलग जो परमाणु हैं वो आपस में संयुक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजन को अगर देखें तो ये त्रिबंध वाला, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला द्विपरमाणु कणु है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो त्रिबंध वाला द्विपरमाणु कणु है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह चिली साल्ट पीटर यानी जो NaNO3 है, साथ में नाइटर, अमोनिया, यूरिया इत्यादि यौगिकों में पाया जाता है। नाइट्रोजन पौधों और जंतुओं में पादप प्रोटीन और जंतु प्रोटीन के रूप में अत्यंत अनिवार्य घटक है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य घटक है। इसके बिना कोशिका बनी नहीं पाएगी। और मिट्टी में भी यह नाइट्राइटो, नाइट्रेटो और अमोनिया के यौगिकों के रूप में पाई जाती। फली वाले जो पौधे होते हैं उसमें, और गिंको भी यहाँ कहा गया कि फली वाले पौधों के अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है इसका स्थिरीकरण करने का काम बहुत सारे छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो किया करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, इसको हास्य गैस यानी लॉफिंग गैस कहा जाता है। इसको सूंघने से उन्माद पैदा होता है और आप बिना मतलब का हंसना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादा मात्रा में सूंघ लेंगे तो बेहोशी हो सकती है और मृत्यु तक हो सकती है। तो इसे शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी ज़्यादा मात्रा इसकी सुंघा दी जाती है तो आदमी अचेत हो जाता है। एनेस्थीसिया देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, जिससे कि वायुयान के उतरने और रुकने के समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो आग के जलने का विरोध करती है नाइट्रोजन, और इसीलिए उसके टायरों में नाइट्रोजन ही भरी जाती है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन जहां आग लगाने वाली गैस है, नाइट्रोजन वहीं पर आग को शांत करने वाली, बुझाने वाली गैस। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। और कीटभक्षी पौधों के बारे में तो आप जानते ही हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते होंगे, क्योंकि जब वो स्वपोषी होते ही नहीं है, वो तो परपोषी है ना, कीड़ा खा रहे हैं। तो ऐसे हैं तो फिर उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यकता है? वो भी नॉर्मल जितने पौधे होते हैं उन्हीं की तरह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन और अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिस मिट्टी में वो उगे होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश से तो मिलेगी नहीं, तो उसकी प्राप्ति के लिए ये कीड़े मकोड़े पकड़कर खाना शुरू करते हैं और उनके अंदर से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए ये टॉनिक की तरह से कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सामान्य भोजन के साथ प्रोटीन एक्स का सेवन करते हैं, तो वैसे ही ये नाइट्रोजन के लिए कीड़ों को खाते हैं और बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस पौधों के अंदर होता है वो करते रहते हैं।
तो वही कहा गया कि कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है, ठीक हाइड्रोजन की तरह से। ये विषैली नहीं होती। नाइट्रोजन के अंदर जहरीली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। और ऑक्सीजन न मिलने पर यहाँ ये कहा गया, देखिए यह विषैली नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण जीव जंतु इसमें जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मतलब उनकी कोशिकाओं को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन उन्हें सांस लेने के लिए और उनका जो ऑक्सीकरण अपचयन और दहन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो तो उन्हें मिल नहीं पा रही है, तो वो मर जाएंगे। ये वायु से हल्की होती है और इसका जो वाष्प घनत्व है वो 14 होता है। इसका हिमांक होता है 63.2 केल्विन और 77 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। पानी में ये अल्प घुलनशील होती है और अपरूपता का प्रदर्शन ये आमतौर पे नहीं करती। अब इसके बाद चर्चा करते हैं ओजोन की। तो ओजोन जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं, ओजोन ऑक्सीजन का एक उच्च अस्थायी त्रिपरमाणविक अपरूप है और ये एक तत्व है। ठीक है, ओजोन जो है वो एक तत्व है, ये यौगिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यौगिक होने के लिए शर्त क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ कम से कम 2 तत्वों का होना आवश्यक था, लेकिन यहाँ क्या है? तत्व तो एक ही है। तत्व एक ही है, उसके कई सारे परमाणु आपस में मिल रहे हैं, ये अलग बात है। तो ओजोन जो है ये हवा से भारी होती है और जल में अल्प विलेय होती है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होती है और अपचायक भी होती है। KMnO4 और K2Cr2O7 इससे ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो रही है, तो उससे ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो किस यौगिक के साथ ये अभिक्रिया नहीं कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओजोन कीटनाशक के रूप में सिनेमा घरों में जमीन के नीचे चलने वाली जो रेलगाड़ियां हैं उसमें शुद्ध वायु बनाए रखने के लिए, पानी के शोधन में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए औद्योगिक तौर पर इस्तेमाल होती है। वो ओजोन परत जो ऊपर है वो तो है ही है, उसके अलावा कृत्रिम रूप से ओजोन बनाकर उसका इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। कुछ और इस्तेमाल है, जैसे कि ओजोन तेल, हाथी दांत, स्टार्च, आटा, नाजुक फैब्रिक के विरंजन में, कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में भी इस्तेमाल होती है। रंग उड़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी यहाँ दिया हुआ है। सल्फर की अगर बात करते हैं तो लैटिन भाषा में सल्पुर एक शब्द है, उससे ये निकल कर आया है और सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। सामान्यतः इसका नाम जो है वो ब्रिमस्टोन है। इसका संकेत होता है कैपिटल एस। परमाणु संख्या होती है 16, परमाणु भार होता है 32.1। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे कि आप SF6 कहते हैं, ये रंगहीन, गंधहीन और न जलने वाला अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक है वो तो देख के मालूम हो रहा है, बाकी जो इसकी विशेषता है उसे आप देख सकते हैं। इसका जो अणु का आकार है वो अष्टफलकीय होता है। तो कभी कभी SF6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में पूछता है कि इसकी संरचना कैसी होती है। नीचे 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं, जिसमें कि चतुष्कोणीय, अष्टफलकीय ऐसे करके दिया रहता है, मतलब लिखा रहता है। उसमें से आपको चुनना रहता है। तो आप किसको चुनेंगे? ऑक्टाहेड्रल को चुनेंगे, यानी अष्टफलकीय को चुनेंगे। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं देख लेते हैं। तो अम्लों की अगर परिभाषा देखें तो ये वो यौगिक पदार्थ होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं और जिन्हें अंशतः या पूर्ण रूप से धातुओं या अधातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। धातुओं अथवा धातुओं के समान आचरण करने वाले जो मूलक हैं उनके द्वारा अगर विस्थापित कर दिया जाए तो बनेगा क्या? तब बनता है लवण। ये कहने का मतलब है जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हो, जिनके जलीय घोल जो है वो नीले लिटमस को, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिनका जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो स्वाद में खट्टे हो उनको अम्ल कहा जाता है। इतनी बड़ी परिभाषा है, इसके अलग अलग पहलू हैं, उन्हें देखें। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं। और पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं, मतलब अम्लों की उपस्थिति होती है। नींबू के रस में भी अम्ल पाया जाता है, सिरके में भी होता है, और इनकी जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है। बात वही है। एसिड शब्द जो है ये लैटिन शब्द है एसियर, वहां से निकल कर आया है। लैटिन भाषा का शब्द है एसियर, वहां से बना है एसिड। अंग्रेजी में बहुत सारे जो साइंटिफिक टर्म है वो लैटिन से निकल कर आए। और जो एसियर शब्द है उसका मतलब क्या होता है? खट्टा। एसियर शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है खट्टा। और इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो कुल मिलाकर अम्ल भस्म और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। नीले लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज को ये लाल करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद देखते हैं एल्कलाई यानी क्षार को। तो क्षार जो है ये असल में भस्म, इसमें कहा गया कि ऐसे भस्म जो कि जल में विलेय होते हैं उनको कहा जाता है क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NH4OH। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH लास्ट में रहेगा। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हैं तो CaOH ट्वाइस हो जाता है। तो कुल मिलाकर सभी जो क्षार है वो भस्म होते हैं, यानी क्षारक होते हैं। लेकिन सभी जो क्षारक यानी भस्म होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है? तो कारण यह है कि जितने भी क्षारक होते हैं वो पानी में विलेय नहीं होते हैं। मतलब सभी जो है वो पानी में विलेय हो ये आवश्यक नहीं है, कहने का मतलब ये। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका कि स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा था? खट्टा था। इनका स्वाद होता है कड़वा और ये स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार करते हैं, झागदार व्यवहार करते हैं। इनको कहा जाता है क्षारक। और इन पदार्थों की प्रवृत्ति जो है वो क्षारकीय प्रवृत्ति कही जाती है।
इसके बाद अब चर्चा करते हैं लवणों की यानी साल्ट की। तो लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु और धातु अथवा धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक के द्वारा, धातु या धातु के समान आचरण करने वाले मूलक के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पानी के साथ बना हुआ दूसरा यौगिक जो है वो लवण कहलाता है। तो ये सारी बातें आपने इकट्ठे यहाँ पर देखी। अब यहाँ देख लेते हैं पीएच पैमाने को। तो यदि कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा, और अगर क्षारीय है तो जो पीएच है वो, पीएच का मान है वो 7 से ज़्यादा होगा। उदासीन है तो पीएच मान 7 के बराबर होगा। यही स्थिति होती है। अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा होगा, उदासीन अवस्था होगी तो 7 के बराबर होगा। अब यहाँ जो स्केल बना हुआ है उसे ध्यान से देखिए। इसमें कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को दिखाया गया है, और ये रंग केवल रफ मार्गदर्शन देने के लिए है, मतलब ऐसे ही है, उसमें कुछ ज़्यादा उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप ये देखिए कि कौन से पदार्थ का पीएच मान किस रेंज में आता है। तो यहाँ आप देखें ये 7 का बीच में बैरियर है, और इसके पीछे की ओर अगर चलते हैं, मतलब 7 से कम वाले अंकों की ओर चलते हैं, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है, और रक्त का होता है 7.4, यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी उसके अंदर थोड़ी सी क्षारीय प्रवृत्ति, यानी रक्त के अंदर थोड़ी सी क्षारीय प्रवृत्ति पाई जाती है। नींबू के रस का होता है 2.2। जितना ज़्यादा कम मान होता जाएगा, मतलब 7 से जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, कमी आती जाएगी, उतनी ही अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो 2.2 यानी अच्छा खासा अम्लीय नेचर पाया जाता है नींबू के रस के अंदर। और जठर रस जो हमारे पेट के अंदर, आमाशय के अंदर बनता है, उसका पीएच मान होता है 1.2। मतलब यह है कि 1.2 में वो सांद्र अवस्था में पाए जाने वाले अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और वो हमारे भोजन के अणुओं को तोड़ने में और उसे काइम के रूप में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना खतरनाक अम्ल हमारे पेट के अंदर बनता है, तो वो हमारे पेट को ही काट कर भस्म क्यों नहीं कर देता? क्योंकि अम्ल तो जला देता है ना। एसिड किसी के ऊपर फेंक दीजिए तो प्रभाव क्या होगा वो आप जानते हैं। तो पेट के अंदर वो इतना खतरनाक एसिड बन रहा है, तो वो पेट की जो परतें हैं, आमाशय की जो परतें हैं, उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वजह क्या है इसकी। अब इसके बाद आप देखें इधर, अब जो 7 से ज़्यादा वाला है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसका होता है लगभग 14। तो ऐसे करके कुछ पीएच पैमाने दिए हुए हैं। अगली जो परिभाषा है वो है हाइड्रोकार्बन की। और हाइड्रोकार्बन होते क्या है? तो कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग करने से बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। और मूल रूप से कोल और पेट्रोलियम से ये प्राप्त होते हैं, ऊर्जा के ये स्रोत होते हैं, फॉसिल फ्यूल आप इन्हें कहते हैं। 2 प्रकार के ये होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक जो है वो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक जो है वो बंद श्रृंखला वाले होते हैं, जैसे कि बेंजीन को आप देखते हैं। शैल रसायन, शैल रसायन का मतलब है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल के नाम से ही ये ज़्यादा प्रचलित है, इनका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो है शैल रसायन। अब ये अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि घरेलू ईंधन या फिर स्वचालित वाहन है, तो इनके प्रमुख ऊर्जा स्रोत जो है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो हमारी है वो, या फिर आप देखें जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी होती है, उसके रूप में होते हैं। और ये सब जो जितने भी उत्पाद आप देख रहे हैं, चाहे एलपीजी हो चाहे सीएनजी हो, ये सब पेट्रोलियम के ही घटकों से तो प्राप्त किए जाते हैं। मतलब इनका जो मूल प्रोडक्ट होता है वो असल में पेट्रोलियम ही होता है, उसी से सारे जितने भी अवयव हैं इन्हें प्राप्त किया जाता है। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला संतृप्त एल्केन, यहाँ देखिए आप, संतृप्त है तो एल्केन है, असंतृप्त है तो एल्कीन और एल्काइन की श्रेणी में आएगा, और चक्रीय है तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक वर्गों में बांटा जाता है। यदि कार्बन परमाणु समृद्ध श्रृंखला या वलय बनाते हैं तो इनको साइक्लोएल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे कि द्विआबंध है, त्रिआबंध है, दोनों ही जो है वो उपस्थित होते हैं। ये आपने देखा। बहुलकों की परिभाषा देख लेते हैं, यानी पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो यह प्रक्रम जिसमें कि बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार और एक बृहत अणु बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बहुलकीकरण। यानी पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सरल अणु आपस में संयुक्त होकर उच्च अणुभार का निर्माण करते हैं और साथ में एक बड़े आकार का अणु बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया होती है बहुलकीकरण। और इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप जो उच्च अणुभार के यौगिक तैयार होते हैं उनको कहा जाता है बहुलक। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है उनको एकलक यानी मोनोमर कहा जाता है। तो कुछ बहुलक यहाँ पे दिए हुए हैं, उनका जो मोनोमर रूप है यानी एकलक रूप है उसको भी दर्शाया गया है साथ में, और उनका क्या इस्तेमाल होता है वो दिखाया गया है। तो सबसे बेकार जो बहुलक है वो है पॉलीथीन। इसका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये बहुत घातक है। तो पॉलीथीन का जो मूल सबस्टेंस है या आप कह लीजिए कि मूल पदार्थ है जिसे कि आप एकलक कहते हैं, वो होता है एथिलीन। और एथिलीन का ही जब पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। खिलौने, पैकिंग के सामान और न जाने क्या क्या बनाने में पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। और पॉलीथीन इस समय पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पॉलीथीन उपस्थित ना हो। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो पीवीसी है, ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है यानी बहुलक होता है।
और इससे रेनकोट बनती है, हौज के पाइप बनते हैं जो मजबूत प्लास्टिक के होते हैं। इसके बाद पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन जिसे आप कहते हैं, ये असल में टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ही बहुलक होता है और इससे न चिपकने वाले बर्तन यानी जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं वो बनते हैं। इसके अलावा गैस्केट इत्यादि इससे बनाए जाते हैं। बेकेलाइट जो है ये फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल के आपस में मिश्रण से तैयार होता है, मतलब उसी के पॉलीमराइजेशन से तैयार होता है। बिजली के स्विच इससे बनते हैं। बर्तनों के जो हत्थे होते हैं आराम से गर्म ना होने वाले, उनको इससे बनाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य कई सारे क्रिएटिव वर्क होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पॉलीएथिलीन टरथैलेट जिसे कि पीईटी कहा जाता है, ये टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण करके पॉलीमराइज किया जाता है तो बनता है। मतलब इसमें एकलक के तौर पे टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है। बोतल, डब्बे इत्यादि बनाने में ये प्रयुक्त होता है। नायलॉन छाछट को आप देख रहे हैं, ये एपिटिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के आपस में संयोजन का परिणाम होता है, मतलब उनके पॉलीमराइजेशन का परिणाम होता है। और इससे ब्रुश के कड़े बाल तैयार किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं, पैराशूट बनाया जाता है, बेयरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, धातु के स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नायलॉन 6 को देखिएगा, या इसे परलॉन भी कहा जाता है। ये कैप्रोलेक्टम से बनता है असल में, और रेशे, प्लास्टिक, टायर, कार्ड, रस्सी इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक अम्ल से बनता है, मतलब दोनों के मिश्रण का पॉलीमराइजेशन होता है, उससे ये तैयार होता है। और धोए जा सकने वाले कपड़े, टायर, कार्ड, सेफ्टी बेल्ट, टेंट इत्यादि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद नंबर आता है केवलार का, और केवलार जो है वो टेरिथैलिक एसिड, यहाँ आप देख रहे हैं टेरिथैलिक एसिड और 1,4-डाईएमीन बेंजीन का आपस में मिश्रण करके पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। गोली रोधक परिधान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लेक्सेन या पॉलीकार्बोनेट को आप देखिए, ये डाईएथिल कार्बोनेट और बिस्फिनॉल का आपस में मिश्रण होता है, जो बुलेट प्रूफ खिड़कियां होती हैं उनको बनाने में और सेफ्टी हेलमेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। टेक्सॉल को देख लीजिएगा, पैसिफिक यूके वृक्ष की छाल से निकाला जाता है और ये कैंसर रोधी पदार्थ होता है, तो इसके लिए प्राकृतिक उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है और ये कैंसर रोधी सबस्टेंस के तौर पर प्रयोग होता है। अब अपमार्जकों को देख लेते हैं। तो अपमार्जक का मतलब है साफ करने वाले या साफ करने के लिए उपयुक्त होने वाले पदार्थ। कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी इत्यादि वस्तुओं को साफ करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जो है उनको अपमार्जक कहा जाता है। और दो प्रकार के अपमार्जक जो है वो शोधन अभिकर्मक के तौर पे प्रयुक्त होते हैं। ये साबुन और संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, ऐसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। साबुन का उपयोग केवल जो मृदु जल होता है उसमें किया जाता है, कठोर जल में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत जो अपमार्जक होते हैं, साबुन और अपमार्जक के बीच का अंतर बताया गया है। अपमार्जक जो है वो मृदु और कठोर दोनों तरह के जल में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अपमार्जक जो है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ पानी में अविलेय लवण नहीं बनाते। तो ये सब हमने देखा। अब इसके बाद साबुन को देख लेते हैं। तो साबुन क्या है? उच्च वसीय अम्लों जैसे कि पॉमिटिक एसिड या C15H31COOH, इसका फार्मूला हो गया। वैसे ही स्टीएरिक एसिड जो है इसको हम लिखते हैं C17H35COOH। ये इनका रासायनिक सूत्र भी साथ में दिया है और नाम भी दिया है। तो इन सब के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सब उच्च वसीय अम्ल है असल में। तो इनके जो धात्विक लवण हैं जब तैयार होते हैं तो उनको कहा जाता है साबुन। और उच्च वसीय अम्लों के जल में विलेय सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। मतलब सामान्य अगर परिभाषा देखी जाए तो इसमें ये कहा गया कि उच्च वसीय अम्लों का जो पानी में विलेय सोडियम या पोटेशियम लवण होता है उसको हम कहते हैं साबुन। मैल साफ करने का इनके अंदर गुण पाया जाता है, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट है या C14H35COO, यानी इसको आप लिख सकते हैं। मतलब इसका नाम और रासायनिक सूत्र दिया है। ये एक साबुन है। ये क्या है? ये एक साबुन है। तेल या वसा या फिर कास्टिक सोडा विलयन, इसके द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है और यह क्रिया तेल या वसा का साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, तेल या वसा का साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन कहलाती है। इसे आप ध्यान से देखें। तेल या वसा के साबुनीकरण के द्वारा प्राप्त साधारण साबुन जो है वो उच्च वसीय अम्लों यानी C8 से लेकर C18 के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी। थोड़ा सा पर्यावरणीय रसायन को देख लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तन का मतलब है ऐसे परिवर्तन जो कि प्रकृति के किसी भी घटक के लिए अच्छे न माने जाते हो। तो ये पौधों, जंतुओं, मनुष्यों मतलब हर प्राणी पर गलत असर डालते हैं, इसी का परिणाम है। और वह पदार्थ जो कि प्रदूषण उत्पन्न करता है उसको प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक ठोस, द्रव अथवा गैसीय किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं या मानव निर्मित भी होते हैं। आजकल जितना भी प्रदूषण फैला है उसमें 90% हिस्सा मनुष्य का योगदान दिया हुआ है। अब इसके बाद आप देखें कि बल्कि आपसे पूछ लिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि एक औसत मनुष्य को भोजन की तुलना में लगभग 12 से लेकर 15 गुना अधिक वायु की आवश्यकता होती है, तब जाकर उसका खाना पचेगा और वो उपापचयी क्रियाओं में शामिल होगा और आपके शरीर में पोषण तत्व या पोषक तत्व जो है उन्हें स्टोर कर पाएगा। मतलब पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, भोजन का पाचन होगा, तभी तो पोषक तत्व आपके रक्त को प्राप्त होंगे, है ना, और कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको गैसों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
अतः भोजन में प्रदूषक अल्प मात्रा में वायु में उपस्थित समान मात्रा की तुलना में महत्वपूर्ण है। तो वायु में अगर प्रदूषण विद्यमान है तो वो भी आपके शरीर में जाएगा, भोजन में प्रदूषण है तो वो भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अब प्रदूषण को निम्नीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सब्जियों का जो त्याज्य भाग है वो प्राकृतिक विधियों के द्वारा निम्नीकृत और अपघटित हो जाता है। इसके विपरीत कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं, लेकिन कुछ समय तक ये पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप में विद्यमान होते हैं, जैसे कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसे कि आप डीडीटी कहते हैं। मच्छर इसके प्रति अनुकूलन धारण कर लेते हैं, मच्छर जान जाते हैं कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है और उसी हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। लेकिन ये पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक सिद्ध होता है ये बाद में लोगों को पता लगता है। तो इस तरह के पदार्थ लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं और जल्दी इनका अपघटन संभव नहीं हो पाता है और इस वजह से ये लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई अनेक चीज़ें हैं, ये जल्दी नष्ट ही नहीं होता है। सूर्य की किरणें इसको समाप्त कर सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और जो प्लास्टिक जमीन के अंदर चला गया वो तो हमेशा रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ वाली होती हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रदूषण में लंबा रोल प्ले करती है। मतलब कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है तो उसको अगर तत्काल खत्म कर दिया जाए तब तो वो अल्प नुकसान पहुंचाएगी, जितने समय रहेगी उतना ही पहुंचा पाएगी। लेकिन लंबे समय तक, सदियों तक अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में बनी हुई है तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो उतनी ही मात्रा में बड़ा नुकसान प्रकृति को पहुंचाएगी। अब ये बताया गया कि अनेक रसायन और रासायनिक अपशिष्ट यदि एक बार पर्यावरण में निर्गमित यानी निकाल दिए जाते हैं तो इन्हें पर्यावरण से पृथक करना असंभव जैसा हो जाता है। और ये प्रदूषक प्राकृतिक विधियों द्वारा निम्नीकृत भी नहीं होते हैं। प्रकृति जो है वो जितनी भी विषैली चीज़ें हैं, जितनी भी बेकार चीज़ें हैं, हानिकारक वस्तुएं, उनको समायोजित करने की क्षमता रखती है। लेकिन कुछ पदार्थ जो मनुष्य ने अपनी ओर से बनाए हुए, जो कि प्रकृति के द्वारा उसको नहीं दिए गए थे बल्कि उसने खुद से खोज निकाले और बना दिए, तो ये ऐसे हैं कि ये लंबे समय तक पर्यावरण में मौजूद भी रहते हैं और प्रकृति की जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा ये निम्नीकृत नहीं होते हैं और इसलिए हानिकारक होते हैं। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण में प्रदूषक जो है वो अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। अब ये प्रदूषण कितने वैरायटी का होता है तो आप जानते हैं। तो वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण होता क्या है? देखिए, वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वायु का, या आप कहिए कि गैसों का एक पूरा जो मिश्रण है वो एक चौड़ी पेटी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है। ये गैसें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसी हुई हैं और पृथ्वी को चारों ओर से ये घेरे अवश्य है, लेकिन इसकी मोटाई हर जगह बराबर नहीं होती है। मतलब इसमें मोटाई का जो वेरिएशन है वो देखा जाता है। इसमें वायु की विभिन्न संकेंद्रीय परतें और क्षेत्र होते हैं, जिन्हें कि आप नीचे से शुरू करके क्षोभ मंडल से बहिर्मंडल तक ले जाते हैं और प्रत्येक परत का घनत्व भी भिन्न भिन्न होता है। मतलब एक सामान्य प्रक्रिया में अगर देखें तो पृथ्वी के समीप वाली जो परत है वो ज़्यादा सघन होगी, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है उसकी सघनता ज़्यादा होगी और जो बहिर्मंडल है उसकी सघनता सबसे कम होगी। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जहाँ सर्वाधिक रहेगा वहाँ सघनता ज़्यादा रहेगी। ये सामान्य प्रक्रिया है। तो क्षोभ मंडल जो है वो सबसे सघन परत होती है और यहाँ पर मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। यह समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है और इसके ऊपर समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फियर। और क्षोभ मंडल जो है वो धूल कणों से युक्त क्षेत्र होता है। यहाँ सब कुछ पाया जाता है, मतलब जलवाष्प पाया जाता है, बादल पाए जाते हैं, हवा होती है और इस वजह से यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं प्रचंड मात्रा में होती हैं। समताप मंडल में डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन, सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प भी एक हद तक पाई जाती है। वायुमंडलीय प्रदूषण में क्षोभ मंडलीय और समताप मंडलीय प्रदूषण जो है उसी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये दो परतें ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का जो 99.5% हिस्सा है उसको समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। 99.5% हिस्सा समताप मंडल में जो ओजोन बैठी हुई है, ओजोन लेयर, वो पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देती, उससे वो अपना निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि ओजोन हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार कर रही है कि वो सोलर रेडिएशन को छानकर वहीं पर रोक लेती है। असल में वो अपना भोजन प्राप्त करती है, वही तो उसका भोजन है। सोलर रेडिएशन की वजह से ही ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो आपस में संयुक्त होकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो वहाँ जो ओजोन बनी है वो बनी कैसे? वो इसी तरह से बनी और इससे दोनों काम होते गए, मतलब पृथ्वी की सुरक्षा भी होती गई और ओजोन का निर्माण भी होता गया। तो ये अन्य जीवों और मनुष्य की रक्षा हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से करती है। अम्ल वर्षा की अगर बात करें तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जल से ली गई अभिक्रिया, मतलब जल से की गई अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा जल की जो पीएच मान है या पीएच मात्रा है वो 5.6 होती है। मतलब वर्षा का जो पानी होता है उसकी एक पीएच वैल्यू निश्चित दायरे में होती है और वो होती है 5.6। जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के पानी का पीएच मान जो है वो 5.6 से कम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 5.6 जो है वो भी अम्ल की ओर ही इशारा कर रहा है, लेकिन ये अम्लीय प्रवृत्ति जो है वो कम होती है। जब ये 5.6 से भी घटने लगता है तो ये जो वर्षा का पानी होता है ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और ऐसी ही वर्षा को कहा जाता है अम्ल वर्षा।
अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों में उपोत्पाद होती है। ये वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निर्गमित करती है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका था कि जीवाश्म ईंधन जो है, जैसे कि कोयला है या फिर पावर प्लांट्स हैं या जो रिएक्टर हैं, फर्नेस हैं या मोटर इंजन है, डीजल, पेट्रोल, मतलब कुल मिलाकर जहाँ से सल्फर और नाइट्रोजन के जो उप पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन होता है और जब इनका दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो उसका परिणाम होता है कि ये अम्ल वर्षा हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण के बाद जल के साथ अभिक्रिया करके ये अम्ल वर्षा में योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणकीय द्रव्य पहले से ही मौजूद होते हैं जो कि इनके ऑक्सीकरण को उत्साहित करते हैं। तो प्रदूषण में जितने भी पार्टिकल जिम्मेदार होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अम्ल वर्षा नुकसानदेह होती ही है। ये जितने भी पत्थर, धातु या इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है और मानवीय स्वास्थ्य और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद धूम कोहरे को भी देख लीजिए। धूम कोहरा यानी स्मोक जो है वो क्या होता है? तो ये स्मोक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें स्मोक है और फॉग है, यानी धुआं है और कोहरा है। तो धुआं और कोहरा दोनों से मिलकर ये बना है और प्रदूषण का ये आम कारण है आजकल, या आप कह लीजिए कि आम उदाहरण है। सामान्यतः धूम कोहरा जो कि ठंडी नम जलवायु में ही संभव हो पाता है, क्योंकि कोहरे की उपस्थिति होना आवश्यक है जो कि ठंडी जलवायु में भी हो सकती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है धुएं और कोहरे के साथ। रासायनिक रूप से ये एक अपचायक मिश्रण है और प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जो कि उष्ण, शुष्क और साफ धूपमयी जलवायु में होता है, ये स्वचालित वाहनों और कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और जो हाइड्रोकार्बन है उन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रदूषण का एक नया स्वरूप देखा जो कि आजकल ज़्यादा परेशानी की वजह बन जाता है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट हम देखेंगे वो होगा जीव विज्ञान। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।